हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो हमारा है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। डीएससी सब्जेक्ट है आपका, सेमेस्टर सेकंड, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम इसमें समझेंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो एकलव्य स्नातक फर्स्ट नाम से है। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो यहाँ पर आकर आप जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास की संकल्पना पर विस्तार से चर्चा कीजिए। साथ ही इसे पश्चिम और भारतीय दृष्टिकोण से कैसे समझाया गया है ये देखना है। इनकी अवस्थाएं, आयाम और दार्शनिक व्याख्याओं को भी समझाना है। तो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। चलिए समझते हैं, आंसर देखते हैं इसका। तो मानव विकास एक जटिल लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के पूरे जीवन में चलती रहती है, जन्म से पहले से लेकर बुढ़ापे तक। यानी अगर मानव विकास की बात करते हैं तो ये क्या है, एक जटिल यानी थोड़ी कठिन प्रक्रिया है जो क्या है हमेशा निरंतर चलती ही रहती है एक व्यक्ति के पूरे जीवन के अंदर, चाहे वो बच्चा पैदा होने से लेके और बुढ़ापे तक। तो ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी अलग अलग क्षेत्रों में। तो इसमें सिर्फ शारीरिक विकास ही शामिल नहीं होता बल्कि इसमें व्यक्ति का दिमागी, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और संस्कृति से जुड़ा विकास भी शामिल होता है। यानी एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका जो विकास होता है सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं होता है, उसके शरीर के साथ और भी बहुत सारे बदलाव उसके आते हैं। जैसे कह सकते हैं कि वो मानसिक तौर पर डेवलप्ड होता है, ठीक है ना, भावनात्मक रूप से वो सक्षम होना शुरू होता है, समाज के अनुसार बड़ा होना शुरू करता है और किसी ना किसी संस्कृति से भी वो जुड़ा होता है। तो इस तरह से ये सब चीजें जो होती हैं एक व्यक्ति के विकास में शामिल होती हैं। ये सिर्फ बढ़ने की प्रक्रिया ही नहीं होती बल्कि इसमें गुणों में भी सुधार होता है, ठीक है। जैसे सोचने, समझने और व्यवहार करने की क्षमता होगी तो एक व्यक्ति का जो शरीर ही नहीं बढ़ता बल्कि उसके गुणों में भी क्या होता है, आपको सुधार होते हुए दिखेगा। और मात्रा में तो बदलाव आता ही है, जैसे शरीर का आकार बदलना, ठीक है ना, बोलने की भाषा। तो ये सारी चीजें जो होती हैं मानव के विकास में शामिल होती हैं। ये सारी बातें मिलकर व्यक्ति की पहचान, सोचने का तरीका, व्यवहार और व्यक्तिगत व्यक्तित्व को बनाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है क्या करते हैं, एक व्यक्ति को बनाती हैं कि भाई उसकी समाज में पहचान क्या है, उसके सोचने का तरीका क्या है, वो किस तरह से व्यवहार करता है और उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो ये सारा किस पे डिपेंड करता है, वो सब डिपेंड करता है कि मनुष्य किस समाज में रह रहा है और किस तरह से वो अपना विकास कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं हम बुद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, क्योंकि मानव विकास में ये दो महत्वपूर्ण चीज होती हैं। तो अर्थ की बात करें तो केवल शारीरिक बदलाव जैसे कद, वजन, लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये वृद्धि है। वहीं जब हम विकास की बात करते हैं तो व्यक्ति के समग्र यानी पूरा विकास होता है, जैसे मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक और भावनात्मक पक्ष, ठीक है। तो यानी एक समाज से जुड़ी हुई हर एक चीज और उसके शरीर से हर जो चीज जुड़ी हुई है उसका क्या होता है, विकास होता है। तो उसे क्या कहा जाता है, डेवलपमेंट कहा जाता है या विकास कहा जाता है। वहीं वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, वृद्धि जिसके कद, वजन या लंबाई में होती है। मापा कैसे जाता है इसे, तो हाँ इसे किलोग्राम, सेंटीमीटर आदि में आप माप सकते हैं ना, उसकी लंबाई कितनी बढ़ गई, ठीक है, उसका वजन कितना बढ़ गया, तो ऐसे नापा जा सकता है वृद्धि को। और वहीं जब हम विकास की बात करते हैं तो इसे नापा नहीं जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये गुणात्मक होता है इसलिए इसे मापना जो होता है वो बहुत कठिन होता है, ठीक है ना। आयाम क्या होते हैं, ये एक आयामी होती है, सिर्फ शरीर से जुड़ी होती है। वहीं जब हम विकास की बात करते हैं तो वही बहुआयामी होता है जिसमें सोच, समझ, व्यवहार, भाषा आदि, तो ये सारी चीजें शामिल होती हैं। वहीं समय सीमा की बात करें, ये कुछ उम्र तक होती है, जैसे किशोर अवस्था तक। तो वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, किशोर अवस्था तक होती है। लेकिन जो विकास होता है ये पूरे जीवन भर चलता रहता है। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं किसी बच्चे की 2 इंच बढ़ना तो ये क्या है, वृद्धि है। वहीं बच्चे में सोचने की समझ का आना, सामाजिक व्यवहार सीखना, तो ये क्या है, उसका विकास है। मानव विकास के आयाम क्या क्या हैं, देखिए सबसे पहले देखते हैं शारीरिक विकास। तो शरीर में होने वाले जैविक परिवर्तन से संबंधित होते हैं अगर मानव विकास की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है आपका शारीरिक विकास, जिसमें हम फिजिकल डेवलपमेंट भी कहते हैं। यह शरीर में होने वाले जैविक और शारीरिक परिवर्तनों से जुड़ा होता है, जैसे लंबाई, वजन, मांसपेशियां, हड्डियों का विकास। तो ये विकास जन्म से किशोर अवस्था तक तेजी से होता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम शारीरिक विकास कहते हैं मनुष्य के अंदर। दूसरा जो होता है इसे हम गति विकास या मोटर विकास या मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसमें शरीर के अंगों का तालमेल और उनका उपयोग शामिल होता है, जिसमें बच्चा चलना, दौड़ना, ठीक है ना, पकड़ना, लिखना आदि सीखता है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक सूक्ष्म गति से होता है, यानी धीरे धीरे, जैसे उंगलियों की क्रियाएं, जैसे बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे क्या करता है, सबसे पहले अपनी उंगलियां वगैरह चलाना शुरू करता है। और फिर उसके बाद स्थूल गति के कौशल होते हैं, जैसे बड़ी मांसपेशियों की क्रिया करना। फिर उसके बाद क्या करता है, वो धीरे धीरे चलना सीखता है, बैठना सीखता है, उठना सीखता है। तो ये सारी जो होती हैं ये स्थूल गति कौशल होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे बच्चे सब चीजें सीखते हैं। फिर होता है भाषाई विकास।
बच्चा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सीखता है, ठीक है ना। पियाजे के अनुसार भाषा सोच से उत्पन्न होती है। चॉस्की जो मानते हैं कि बच्चे में भाषा सीखना जैविक क्षमता होती है, ठीक है। चॉस्की कहते हैं भाई, जो पियाजे कहते हैं कि जो भाषा है वो सोच से उत्पन्न होती है, यानी बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी सोच में विकास होता है तो वो बोलना शुरू करता है। वही चास्की कहते हैं भाई ये जैविक क्षमता है, यानी धीरे धीरे बच्चे के अंदर जो है अपने आप आ जाती है और हर बच्चे के अंदर होती है। वहीं जो वाइगोत्सी हैं वो कहते हैं कि भाषा सामाजिक बातचीत से विकसित होती है, कि बच्चा जब भाई सामाजिक होता है, समाज में आता है, लोगों के बीच आता है तो बोलना जो है वो सीख जाता है, यानी वो भाषा सीख जाता है। भावनात्मक विकास होता है, इसमें बच्चा अपनी भावनाओं को पहचानता है, व्यक्त करता है और नियंत्रित करना सीखता है, जैसे डर, खुशी, गुस्सा जैसी भावनाओं को समझने से आत्मविश्वास और संबंधों पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको डर, खुशी, गुस्सा ये सब चीजों का एहसास होना शुरू होता है, वो भावनाएं समझने लग जाता है, ठीक है, और दूसरों पर विश्वास करता है। तो इससे क्या होता है, इन सब चीजों से क्या होता है, उसका जो संबंध होता है आसपास के लोगों के साथ वो डेवलप होता है, तो इसे भावनात्मक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास क्या होता है, बच्चा समाज में रहना, संबंध बनाना, जिम्मेदारी सीखना, जैसे सहयोग करना, नियमों का पालन करना, दूसरों के प्रति संवेदनशील होना, ठीक है। और ये विकास जो होता है वो परिवार, स्कूल और समाज के संपर्क में आने से होता है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो क्या करता है, समाज में जो भी चीजें हो रही है उन सबको समझता है, ठीक है ना, उससे बहुत सारी समझ अपने आप विकसित हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो आसपास, जैसे परिवार हो गया, स्कूल हो गया, तो इनके संपर्क में आकर जो है बहुत सारी चीजें सीखता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सामाजिक विकास कहा जाता है। फिर आता है आपका बौद्धिक विकास, ठीक है, इसे हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सोचने, समझने, तर्क लगाने और समस्या हल करने की क्षमता विकसित होती है। जैसा बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो वैसे वैसे उसके सोचने, समझने, तर्क करने की या कोई समस्या उसको कैसे निपटा जा सकता है, तो ये सब चीजें, क्षमताएं भी धीरे धीरे क्या होती है, व्यक्ति के अंदर विकसित होनी शुरू हो जाती है। तो पियाजे ने इसे 4 चरणों में बांटा है, तो कहते हैं ये जो समझ होती है 4 चरणों में आती है। पहले में ये कहते हैं संवेदी, यानी जो होता है गामक चरण होता है, इसमें 0 से 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं इसमें इंद्रियों से सीखता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे जो होता है उसके अंदर जो भी इंद्रियां होती हैं उनसे चीजें सीखता है, जैसे हंसना, मुस्कुराना, ठीक है ना, ये सब चीजें जो होती हैं वो सीखता है। फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण होता है 2 से 7 वर्ष तक, कल्पना और भाषा का विकास करता है, यानी वो नई नई चीजें सीखता है, नई नई कल्पनाएं करता है, ठीक है ना, अपनी भाषा को जो है डेवलप करता है इस टाइम में। फिर आता है ठोस संक्रियात्मक चरण होता है 7 से 11 वर्ष का, तर्क और वर्गीकरण, यानी ये अवस्था जो होती है जब बच्चा क्या करता है वो तर्क करता है और चीजों को जो है अलग अलग तरीकों से समझने की शुरुआत करता है। फिर आता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण जो 11+ वर्ष होता है, यानी 11 साल के बाद के बच्चों को आ जाता है ये। तो इसमें आमूर्त सोच होती है, यानी वो हर चीज को समझने लग जाता है, ठीक है, क्या चीज सही है क्या गलत है, तो उसे सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद ही अपनी सोच को जो है वो विकसित कर लेता है। उच्च समस्या समाधान, क्योंकि वो अच्छी तरह से अपनी सोच को विकसित कर रहा है, वो हर चीज को समझने लगता है, तो उस समस्याओं का समाधान खुद से सोचने की कोशिश करने की कोशिश करता है कि समस्या का समाधान खुद से किया जाए, तो इसे क्या कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक। तो पियाजे ने इसको 4 चरणों में डिवाइड किया है। पश्चिमी दृष्टिकोण से मानव विकास की अवस्थाएं, अगर हम पश्चिमी दृष्टिकोण को देखें तो क्या कहते हैं, तो पहले इन्होंने बात कही भाई गर्भावस्था, यह अवस्था जन्म से पहले की होती है और पूरी तरह माँ के स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल पर निर्भर होती है। इसी समय शरीर और मस्तिष्क की जो है बुनियाद बनती है, तो ये पश्चिमी दृष्टिकोण है, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो शुरुआत होती है, मानव विकास की जो शुरुआत होती है वो गर्भावस्था से ही हो जाती है, ठीक है। दूसरा शैशवावस्था होती है 0 से 18 माह, इस समय बच्चा धीरे धीरे अपनी इंद्रियों से चीजों को पहचानता है, जैसे भाषा की शुरुआत होती है ना, और मोटर स्किल्स, ठीक है ना, चलना, पकड़ना विकसित, ये सब चीजें जो होती हैं धीरे धीरे विकसित होती हैं जब बच्चा क्या होता है 0 से 18 माह के बीच में आता है। फिर आता है प्रारंभिक बचपन आता है जो 18 माह से 3 वर्ष तक रहता है। बच्चा बोलना, चलना, दौड़ना, खुद से टॉयलेट जाना सीखता है, तो ये आत्मनिर्भरता की शुरुआत होती है, यानी अब बच्चा जो धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लग जाता है। फिर मध्य बचपन आता है, 3 से 5 वर्ष तक रखा गया है इसे। इस अवस्था में बच्चा भावनाओं को पहचानता है और व्यक्त करना सीख जाता है। सामाजिक संबंधों को, दूसरे की भावनाओं को समझने की शुरुआत होती है, तो इस समय बच्चा क्या होता है अपनी भावनाओं को पहचानता है, परिवार को समझता है, ठीक है, और क्या सामाजिक संबंध है, तो इन सब चीजों को धीरे धीरे क्या करता है वो सीखने लग जाता है। फिर आती बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष की होती है। बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, दोस्ती करता है, नैतिक मूल्य क्या सही है क्या गलत है इसको सीखता है, अनुशासन सीखता है, सीखने और समझने की तीव्र गति से इसी समय होती है। तो इस समय जो बच्चा होता है वो ज्यादातर जो चीजों को सीखता है कि भाई नैतिक मूल्य क्या होते हैं, क्या सही होता है क्या गलत होता है, अनुशासन कितना जरूरी है, तो ये सब चीजें जो है ये 5 से 12 वर्ष की उम्र में सीखता है बच्चा, जब स्कूल या अन्य लोगों के कॉन्टेक्ट में आता है। किशोर अवस्था आती है 12 से 20 वर्ष के, यह पहचान बनाने और आत्म स्वरूप को खोजने की अवस्था होती है, यानी इस समय क्या होता है बच्चा जो होता है खुद अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी समझदारी आ जाती है और वो समाज में अपने लिए एक स्थान चाहता है।
आत्म स्वरूप को खोजने की अवस्था होती है। हार्मोनल बदलाव के कारण भावनात्मक संघर्ष भी होता है और धीरे धीरे हार्मोन जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं बच्चे के, तो वो भावनात्मक रूप से कई चीजों से जुड़ जाता है और संघर्ष भी करता है। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का विकास होता है, तो इस समय जो बच्चा होता है वो आत्मनिर्भर होता है और वो आत्मसम्मान देखता है, यानी समाज में अपने लिए एक जगह देखता है और खुद का जो सम्मान को वो ऊपर रखता है। तो ये सारी जो भावनात्मक चीजें हैं धीरे धीरे किशोर अवस्था में आ जाती हैं। फिर आता है आपका प्रारंभिक व्यवस्था, यहाँ से शुरुआत होती है वयस्क की, यानी 20 से 35 वर्ष की उम्र होती है। इस चरण में व्यक्ति करियर बनाता है, विवाह करता है, स्वतंत्र निर्णय लेने लगता है और आत्मनिर्भर जीवन की शुरुआत होती है। तो यहाँ व्यक्ति जो होता है पूरा फुल इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो हर चीज पे ध्यान देता है जो उसके करियर के लिए जरूरी है, ठीक है ना। विवाह से संबंधित चीजें हो गई या अपने आप निर्णय लेना, आत्मनिर्भर बनना, तो ये सारी प्रक्रिया इस अवस्था में देखने को मिलती है। फिर आता है मध्यम आयु, वो होती है 35 से 65 वर्ष। यह परिपक्व और जिम्मेदारियों का समय होता है, ठीक है ना। तो इस समय क्या होता है, व्यक्ति पूरा परिपक्व हो जाता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर रहती हैं, उनको पूरा करता है। जैसे व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारियां हो गई, ठीक है ना, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती हैं उसकी, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, व्यावसायिक रूप से योगदान करना होता है। तो ये उत्पादकता की चरम अवस्था होती है, यानी ये जो अवस्था होती है इसमें जो व्यक्ति होता है वो पूरी उत्पादकता पर ध्यान देता है, यानी वो खुद को एक तरह से कह सकते हैं वो सारे काम करता है जिससे क्या हो सके पूरे समाज में या व्यक्तिगत तौर पर वो अपने आप को साबित कर देता है, ठीक है। और लोगों के लिए भी क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो प्रेरणा का स्रोत बनता है। वृद्धावस्था आती है उसके बाद 65 वर्ष के बाद। शारीरिक रूप से क्षरण होता है। अब इसमें क्या होता है, शरीर जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है, लेकिन अनुभव और आत्मचिंतन में वृद्धि हो जाती है। लेकिन उसने इतना तजुर्बा लिया होता है भाई पूरे जीवन में, तो वो अनुभव जो होता है उस पर वो आत्मचिंतन करता है। ये जीवन के अनुभवों को पुनरावृत्ति और मानसिक शांति की अवस्था होती है। तो इस समय जो होता है कि जो भी अनुभव होते हैं वो दोबारा से उनको पुनरावृत्त करता है, उनको देखता है कि भाई कि पूरे जीवन में उसने क्या किया, कैसे किया, ठीक है। और इस यही टाइम जो होती है उसकी मानसिक शांति का भी टाइम होता है कि भाई वो उस चीजों को समझता है कि पूरे जीवन में उसने क्या किया, क्या नहीं किया। तो वो सब क्या होता है, वो आत्मचिंतन का टाइम होता है। तो कह सकते हैं ये जो अवस्था होती है वो सबसे आखिरी अवस्था होती है, जहां पर मनुष्य जो होता है वो हर चीज से जो होता है वो आगे निकल चुका होता है। भारतीय दृष्टिकोण से मानव विकास की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन जीवन का केवल भौतिक रूप में नहीं देखा बल्कि आत्म के विकास के रूप में भी देखता है। तो हम भारत में दार्शनिक की बात करते हैं, फिलोसफी की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ भौतिकता पर ध्यान नहीं दिया गया कि भाई जो मानव का विकास है वो भौतिक रूप से होना चाहिए। इसमें आत्म के विकास की बात करिए, यानी आत्मा का भी जो है वो विकास होना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे हमारे जो दार्शनिक थे उसमें एक सांख्य दर्शन है, उसमें पुरुष और प्रकृति के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि किस तरह से मनुष्य जो अपना विकास कर सकता है। तो कहा गया पुरुष जो होता है वो यह आत्मा, शुद्ध ज्ञान और बिना क्रिया वाला हिस्सा है। यानी जो एक पुरुष है, जो शुरुआत में वो एक पुरुष होता है तो वो क्या होता है, वो ये आत्मा होती है, शुद्ध ज्ञान और बिना क्रिया वाला हिस्सा होता है। ये केवल देखने वाला होता है, यानी व्यक्ति के अंदर अगर आप देखेंगे प्रेजेंट तौर पर, सामने की तौर पर, तो उसमें आपको एक आत्मा दिखाई देगी, थोड़ा उसका ज्ञान दिखाई देगा, ठीक है, और कुछ उसके अंदर क्रियाएं होंगी। तो ये क्या होता है, एक मनुष्य होता है। लेकिन मनुष्य जब प्रकृति से जुड़ता है तो यह सृष्टि की मूल शक्ति है। तो प्रकृति जो है वो क्या है, सृष्टि की मूल शक्ति, क्योंकि प्रकृति ने हर चीज को बनाया है। तो और वो चीज जो कहाँ से आती है, वो आती है मन से। जैसे मन हो गया, बुद्धि हो गई, शरीर हो गई, इंद्रियां हो गई, अहंकार हो गया, तो ये सब कहाँ से आता है, एक व्यक्ति के अंदर प्रकृति से आता है, ठीक है। और इसमें परिवर्तन और गतिविधि होती रहती है और ये चीजें जो होती है हमेशा बदलती है। मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, ठीक है ना, शरीर भी आपने देखा है बदलता है, इंद्रियां जो होती है वो कंट्रोल में करी जाती हैं, अहंकार भी दिखता है आपको। तो ये सारे जो है वो प्राकृतिक रूप से एक व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे आते हैं। इन दोनों की परस्पर क्रिया से मन, अहंकार, इंद्रियां और व्यक्तिगत उत्पन्न होता है, ठीक है ना, व्यक्तित्व उत्पन्न होता है, ठीक है। एक पुरुष हो गया, तो पुरुष क्या है, पुरुष तो एक तरह से भाई देखा जाए तो एक आत्मा है और उस आत्मा के अंदर क्या है, ज्ञान है कुछ ना कुछ, लेकिन उसमें क्या है, वो क्रिया नहीं करता। क्रिया कब होती है, जब वो प्रकृति से जुड़ता है। और प्रकृति से उसे क्या मिलता है, प्रकृति से उसे शक्ति मिलती है, जैसे मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, अहंकार। तो इन सब चीजें, यानी जब दोनों चीजें मिलती हैं तो व्यक्ति के अंदर क्या आता है, इन सब चीजों का विकास शुरू होता है और उसी से क्या होता है, उसका एक व्यक्तित्व बनकर उभरता है। पंचकोश सिद्धांत ऐसे ये मानव विकास के 5 आवरण है, पंचकोश सिद्धांत दिया गया है भारत के अंदर। तो भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है बल्कि वह 5 स्तरों यानी कोषों में विकसित होता है, इन्हें पंचकोश कहा जाता है। तो मानव विकास जो शारीरिक रूप से नहीं होता है, मानसिक रूप से ही होता है। और जो मनुष्य का जो अस्तित्व है वो किन से, पंचकोश से मिलकर बना हुआ है। तो कोष कौन कौन से हैं, सबसे पहले अन्नमय कोष आता है, ये शरीर है जो अन्न भोजन से बना है, यानी हड्डी, मांस, त्वचा आदि, इसे क्या कहते हैं, भौतिक शरीर कहते हैं। फिर आता है प्राणमय कोष होता है, इसमें सिर्फ प्राण शक्ति होती है जो शरीर को जीवित और सक्रिय रखती है, जैसे सांसें और ऊर्जा।
मनोमय कोष होता है, इसमें मन, सोच, भावनाएं आती हैं, जैसे प्रेम, गुस्सा, दुख, ठीक है, ये चीज शामिल होती है एक मनुष्य में। फिर आता है विज्ञानमय कोष होता है, ये हमारी बुद्धि और विवेक से जुड़ा होता है, यानी यही सही गलत समझने की क्या करता है, शक्ति देता है। फिर आता है आनंदमय कोष, यह सबसे गहरा स्तर है जिसमें आत्मिक शांति, आनंद और मोक्ष की जो है अनुभूति होती है। तो अगर देखें तो भारत में जो मनुष्य के विकास की जो बात कही वो पंचकोश में कही गई है भारतीय दर्शन के अनुसार, ठीक है। इनमें इन 5 चीजों पे जोर दिया गया कि मनुष्य के अंदर ये 5 चीज होती हैं जो क्या करती हैं, उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आश्रम अवस्था जीवन के 4 चरण, तो भारत के जो दार्शनिक रहे उन्होंने जो मनुष्य के विकास के लिए अवस्थाएं बनाई हैं और 4 चरण में इसको विभाजित किया है। तो भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य का जीवन 4 चरण आश्रमों में बटा होता है। हर चरण का एक उद्देश्य होता है जिससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है, यानी व्यक्ति को अगर संपूर्ण विकास चाहिए तो उसको ये 4 जो होते हैं आश्रम, उन 4 जो आश्रम है उनका पालन करना होता है। तो अगर हम पहले आश्रम की बात करें तो पहला जो हमारा आश्रम है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ठीक है। ये जो आश्रम होता है वो छात्र जीवन होता है। यहाँ पर क्या होता है, शिक्षा, अनुशासन, चरित्र निर्माण, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं सिखाई जाती हैं। और ये इसका जो लगभग टाइम पीरियड होता है लगभग 0 से 25 वर्ष तक होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जहां पर सिर्फ क्या काम करना है बच्चे को अपने विकास के लिए, शिक्षा ग्रहण करना है, अनुशासन का पालन करना है और चरित्र का निर्माण करना है। दूसरा आता है गृहस्थ आश्रम होता है, इसमें परिवार और समाज की जिम्मेदारियां होती है, जैसे विवाह हो गया, पालन पोषण, रोजगार, समाज सेवा, ठीक है। और ये जो होता है वो 25 से 50 वर्ष तक की आयु में रहता है। फिर तीसरा जो बनाया गया वो वानप्रस्थ आश्रम बनाया गया। ये धीरे धीरे सांसारिक जिम्मेदारियों से दूर हटने का समय होता है। यहाँ पर ध्यान, तीर्थ यात्रा, आत्मचिंतन, तो ये सारी जो चीजें शुरू होती हैं और ये 50 से 75 वर्ष तक रहता है। फिर आता है संन्यास आश्रम, पूर्ण त्याग और मोक्ष की खोज होता है ये टाइम पीरियड। दुनिया से अलग होकर आत्म की शुद्धि और ईश्वर की ओर बढ़ना इस अवस्था में होता है और ये 75 वर्ष के बाद आता है, ठीक है। तो भारत में जो विकास की बात करी गई है कि भाई भारत जो है, भारत में जो लोगों के विकास कैसे किया जाता है, तो ये हमारे जो प्राचीन इतिहास में आप देखोगे जो हमारे प्राचीन दार्शनिक लोग थे उन्होंने इसके लिए जो है वो आश्रम बनाए थे, ठीक है ना। तो ये 4 चरणों में इन आश्रमों को बांटा गया था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इसके द्वारा उन्होंने कहा कि भाई मनुष्य जो है वो अपना जो है संपूर्ण विकास कर सकता है। बौद्ध दृष्टिकोण, बौद्ध धर्म के अनुसार मानव विकास का क्या आधार है, तो बौद्ध दृष्टिकोण के आधार पर देखें तो कर्म की बात कहते हैं बौद्ध, हमारे आचरण और कार्य यानी सोच, बोलना, व्यवहार ही तय करते हैं कि हम किस दिशा में बढ़ेंगे, दुख की ओर या मोक्ष की ओर। तो बुद्ध का मानना था भाई कि जो हमारे आचरण है वही हमें जो है हमारा रास्ता दिखाते हैं। तो 4 आर्य सत्य की बात कही थी, उन्होंने कहा था भाई जीवन जो है दुखमय है, जीवन में जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु ये सब रहेगा। दुख का कारण तृष्णा है यानी इच्छा है, अधिक पाने की चाह, लालच और मोह ही दुखों की जड़ है, यानी अगर आपके पास तृष्णा है, इच्छा है तो आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते। तृष्णा की समाप्ति से दुख का अंत होता है, यदि आप इच्छाओं को समाप्त कर दें तो आपको शांति मिल जाएगी। अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं भाई, अष्टांगिक मार्ग चलकर आप मोक्ष जो है वो पा सकते हैं। ये एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को सही सोच, सही कर्म और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तो ये मार्ग जो थे अष्टांग मार्ग में साम्यक दृष्टि यानी दृष्टि अच्छी रखनी चाहिए, साम्यक संकल्प, अच्छे कर्म करने चाहिए, वाणी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और संकल्प जो भी ले वो पूरा करना चाहिए, सॉरी, और जो अच्छे वर्ण होने चाहिए, साम्यक कर्म अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और आजीविका जो सही होनी चाहिए, गलत आजीविका पे नहीं पड़ना चाहिए, प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक है ना, स्मृति पर ध्यान देना, समाधि जो है, आत्म ज्ञान लेना, ये सब चीजें जो हैं इसमें बताई गई हैं, ठीक है ना। तो बुद्ध के जो थे ये अष्टांग मार्ग थे, जिससे अगर आपको मोक्ष की प्राप्त करनी है तो अगर ये आपने 8 मार्ग अपना लिए तो आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और इसी से जो है मानव का विकास भी होता है, ये बुद्ध की जो थी संकल्पना थी। तो कह सकते हैं मानव विकास एक निरंतर चलने वाली बहुआयामी प्रक्रिया है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक विकास को सम्मानित करती है। जहां पश्चिम दृष्टिकोण वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बल देता है, तो वहीं भारतीय दृष्टिकोण जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखता है। दोनों दृष्टिकोण मिलकर मानव जीवन की पूर्ण समझ प्रदान करते हैं, जहां व्यक्ति न केवल सामाजिक प्राणी है बल्कि आत्म से जुड़ा चेतन भी अस्तित्व है। यानी कहा जाए कि मनुष्य का जो विकास है वो शारीरिक से और मानसिक, ठीक है ना, और आत्मज्ञान तक जो होना जरूरी है, तभी मनुष्य जो होता है अपना विकास कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की संकल्पना को समझाइए एवं इसके प्रमुख वादों और सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। मानव विकास का अध्ययन शिक्षा के लिए क्या महत्व देता है, ठीक है ना। तो मानव विकास की संकल्पनाएं समझते हैं। मानव विकास मनोविज्ञान का एक अत्यंत रोचक और गहन अध्ययन क्षेत्र है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि व्यक्ति कैसे सोचते हैं, अनुभव करते हैं, व्यवहार करते हैं और समाज में संवाद करते हैं। यह भी जन्म से लेकर
अवस्था तक। तो मानव विकास ये बताता है भाई, एक तरह से ये कहा जाए तो मानव विकास जो है मनोविज्ञान का एक अत्यंत रोचक और गहन अध्ययन है, यानी मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ, यानी मानव विकास जो है वो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। मनुष्य कैसा सोचता है, क्या महसूस करता है, कैसा व्यवहार करता है, इन सब चीजों से ही पता लगता है कि मनुष्य जो है वो कितना अपना विकास कर रहा है, ठीक है ना, वो जन्म से लेकर मृत्यु या कह सकते हैं वृद्धावस्था तक। विकास केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि इसमें मानसिक, सामाजिक, भाषिक, भावनात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। तो हमने देखा था भाई, जो विकास होता है वो बहुआयामी होता है, किसी एक चीज से को हम विकास तो कह नहीं सकते। विकास जो होता है वो मानसिक भी हो सकता है, सामाजिक भी होता है, भाषाइक भी हो सकता है और भावनात्मक भी हो सकता है। तो कई सारे परिवर्तन लेकर चलता है विकास। जहां वृद्धि शरीर में आकार और वजन की वृद्धि को दर्शाती है, वहीं विकास व्यक्ति के समग्र, ठीक है ना, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों को भी शामिल किया जाता है। तो इसमें दोनों जो होते हैं वो शामिल, उससे गुण भी शामिल होते हैं और कितना उसने अपना डेवलपमेंट किया, ये मात्रात्मक परिवर्तन भी जो होते हैं वो शामिल होते हैं। तो मानव विकास को लेकर विभिन्न विद्वानों के बीच मतभेद है। कई अनुवांशिकता को प्रमुख मानते हैं, तो कई कहते हैं भाई जो अनुवांशिकता है, यानी जो पहले से चली आ रही है, जो उसको विरासत में मिली हुई है, ठीक है, उससे जो होता है विकास होता है। तो कोई पर्यावरण को कहते हैं भाई कि जो पर्यावरण स्थितियां होती हैं वो विकास के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। परंतु अधिकांश आधुनिक विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों ही विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है, तो दोनों है, पर्यावरण भी जरूरी है और आनुवंशिकता जो है वो भी जरूरी है। तो मानव विकास के प्रकार देखते हैं, तो हमें पता है ये शारीरिक विकास होता है, शरीर की बनावट, कद, वजन, इंद्रियों का परिपक्व होना। फिर बौद्धिक विकास होता है, यानी तर्क शक्ति हो गया, स्मृति हो गई, ठीक है ना, कि तर्क करना और याददाश्त और किसी चीज का विश्लेषण करना, समस्याओं का समाधान करना। तो ये क्या होता है, उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। सामाजिक विकास, समाज में रहना, नियमों को समझना और संबंध बनाना, ये क्या है, सामाजिक विकास होता है। भावनात्मक विकास क्या होता है, भावनाओं को व्यक्त करना और नियंत्रित करना। भाषाई विकास क्या होता है, शब्द हो गए, वाक्य हो गए, संवाद की क्षमता, तो इन सब चीजों को समझना जो होता है वो भाषाई विकास होता है। गतिशील विकास क्या है, शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, तो आप क्या काम कर रहे हैं उन सब पर नियंत्रण करना जो होता है वो गतिशील विकास होता है। मानव विकास से जुड़े प्रमुख वाद क्या हैं, तो कौन कौन सी बातें कही जाती हैं मानव विकास से जुड़ी हुई। तो प्राकृतिक बनाव, पालन पोषण। तो पहला आता है भाई प्राकृतिक है या पालन पोषण। तो प्राकृतिक विकास क्या होता है, प्राकृतिक विकास अनुवांशिक गुणों और जैविक संरचना पर निर्भर करता है। तो भाई अनुवांशिकता कैसी है उसकी, ठीक है, और उसको कैसा जीव है, तो उसकी संरचना कैसी, तो उसके आधार पर क्या होता है मनुष्य का जो विकास भी वो निर्भर करता है, ठीक है। तो आनुवंशिकता का मतलब क्या है कि जो माता पिता होते हैं उससे बच्चों के अंदर बहुत सारे गुण आते हैं, तो कह सकते हैं आनुवंशिकता के भी कारण होता है। और कुछ उस मनुष्य की जो जैसी जैविक संरचना, तो उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करता है कि उसका विकास कैसा है। पालन पोषण विकास में परिवेश, शिक्षा, अनुभव और संस्कृति की भूमिका जो होती है, इसका भी जो विकास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी किसी व्यक्ति का पालन पोषण कैसा हुआ है, किस परिवेश में रहा है, उसकी शिक्षा कैसी रही है, अनुभव कैसा रहा है, किस संस्कृति से जुड़ा है, तो वो भी जो होता है उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें विचारक आते हैं, रूसो हो गए, लोके हो गए, वाटसन हो गए, तो ये पालन पोषण को प्राथमिकता देते हैं कि किसी भी मनुष्य का जो विकास है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके पालन पोषण पे। अगर उसका पालन पोषण अच्छे से हुआ है तो उसका विकास भी जो होगा बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो दोनों का संतुलन विकास में जरूरी है, तो दोनों चीजें जरूरी हैं। सत्यता बनाम चरणबद्ध विकास। तो सत्यता मतलब विकास धीरे धीरे और निरंतर होता है, जैसे नदी की धारा। तो सत्यता का मतलब होता है कि भाई जो विकास है वो होगा, निरंतर चलता रहता है, वो रुकता नहीं है, ठीक है ना। अ, उसका एक पैमाना होता है, जैसे नदी जो होती है एक बहाव से चलती है, एक धारा में चलती है, तो सेम वैसे ही जो विकास होता है वो भी सत्यता है, यानी एक धारा की तरह अपना जो है निरंतर जो है वो आगे बढ़ता रहता है। वहीं दूसरी तरफ चरणबद्ध विकास की बात कही जाती है। विकास विशिष्ट चरणों में होता है, जैसे सीढ़ियां। तो कुछ लोग कहते हैं भाई विकास जो है वो चरण में होता है, यानी पहला विकास का पहला चरण आता है, फिर दूसरा चरण आता है, फिर तीसरा चरण, तो चरणबद्ध तरीके से होता है। ऐसा चरणबद्ध विकास में माना गया कि भाई विकास का जो दूसरा तरीका है वो चरणबद्ध है। कुछ विचारक जैसे जीन पिगनेट चरणबद्ध विकास के समर्थक हैं, तो ये कहते हैं भाई विकास जो होता है वो चरणबद्ध ही होता है। तो कुछ विकास सत्यपूर्ण, कुछ चरणबद्ध होते हैं, तो ठीक है, अगर हम देखें तो कह सकते हैं भाई कुछ जो विकास होते हैं वो सत्यपूर्ण भी होते हैं और कुछ चरणबद्ध भी होते हैं। सार्वत्रिक बनाव, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। सार्वत्रिक यानी सभी मनुष्यों में विकास के चरण समान होते हैं। सार्वत्रिक जो है वो मानते हैं कि भाई कि जो भी विकास होता है किसी मनुष्य के अंदर, वो सब में जो होता है सेम एक तरह से ही जो विकास होता है। वहीं जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, विकास जो होता है वो समाज पर डिपेंड होता है, सांस्कृतिक और समय पर निर्भर करता है, ठीक है। तो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जो विकास को मानते हैं उनका ये कहना है। इसमें विचारक आपके पिगेट हो गए, एरिक्सन हो गए, ये सार्वत्रिक जो विकास है उसको बताते हैं। वहीं जो वेगोटिस्की है वो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से लोग बता रहे हैं कि भाई विकास के जो पैमाने हो सकते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं।
तो विकास सार्वत्रिक है लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित करते हैं। तो हम तो कह सकते हैं भाई कि यही कि सार्वत्रिक होता है एक तरह से, लेकिन सार्वत्रिक तो होता है भाई, विकास तो होगा ही, चरणबद्ध तरीके से होगा, लेकिन ये जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पे भी जो है डिपेंड करता है। मानव विकास के सिद्धांत क्या है? विकास की दिशा, सबसे पहले समझते हैं मानव विकास सिद्धांत में विकास की दिशा क्या है। तो विकास की दो दिशाओं में होते हैं, अगर देखें तो विकास दो दिशाओं में होता है। पहला जो होता है वो होता है सेल्फ लोकेडल, यानी सिर से पैरों की तरफ, यानी बच्चा पहले सिर को नियंत्रित करता है और फिर पैरों को। दूसरा जो है वो प्रॉक्सी मॉडलिस्ट होता है। ये क्या कहता है, शरीर के केंद्र से बाहरी हिस्सों की ओर, यानी पहले क्या होता है शरीर के अंदर बदलाव होते हैं फिर बाहर होते हैं। बच्चा पहले कंधों को नियंत्रित करता है फिर हाथों और उंगलियों को करता है, ठीक है। तो ये दो तरह के जो है विकास की दो दिशाएं बताई गई हैं, एक जो है सिर से पैर की तरफ होती है और दूसरी जो होती है वो शरीर के केंद्र से बाहरी हिस्सों की ओर होती है, ठीक है, जिसमें बच्चा क्या होता है धीरे धीरे चीजों को सीखता है। विकास की गति अलग अलग होती है, हर उम्र में विकास की गति जो होती है वो समान नहीं होती। तेज विकास शैशवावस्था और किशोरावस्था में होती है, पहला चरण। दूसरा जो होता है विकास वो धीमा होता है, वो मध्य बचपन में होता है। हर व्यक्ति अलग तरीके से और अलग रफ्तार से बढ़ता है। तो ये मान्यता है भाई कि हर जो बच्चा होता है वो एक जैसा ही विकास नहीं करता, एक तरह रफ्तार से उसका जो शारीरिक मानसिक विकास नहीं होता है, वो धीरे धीरे करता है और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो। विकास में व्यक्तिगत अंतर होता है, हर बच्चा एक जैसी गति या तरीके से विकसित नहीं होता, कोई बच्चा जल्दी सीखता है तो कोई देर में। तो ये स्वाभाविक है भाई कि जो विकास होता है वो क्या होता है उसमें व्यक्तिगत अंतर भी देखने को मिलता है। कुछ चीजें जो होता है बच्चा वो बहुत जल्दी सीख जाता है, लेकिन कुछ को सीखने में क्या होता है थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाता है। विकास पूर्व अनुमेय होता है, विकास का क्रम निश्चित है, यानी विकास हर किसी का होता है। जैसे पहले बच्चा बैठता है फिर खड़ा होता है फिर चलता है, बच्चा यह क्रम जरूर अपनाता है, बस गति अलग अलग हो सकती है। तो भाई ये कहा गया है कि विकास जो होता है पूर्वानुमेय होता है, यानी निश्चित ये क्रम में ही होता है और ये होता है। हाँ, कोई बच्चा जो होता है वो जल्दी कर लेता है, किसी बच्चे को टाइम लगता है, लेकिन इस जो स्टेज होती है वो सेम ही होती है। बच्चा भाई पहले बैठेगा फिर खड़ा होगा और फिर चलेगा, ठीक है। विकास सतत होता है, यानी विकास जो है कंटिन्यूअस चलने वाली चीज है। विकास जन्म से शुरू होकर जीवन के अंत तक चलता है, ये कभी रुकता नहीं है, बस गति में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो विकास कभी नहीं रुकेगा, बस गति जो होती है एक अवस्था में तेजी से होती है फिर कुछ अवस्था में धीरे होती है, लेकिन ये कंटिन्यूअस चलने वाली चीज है। विकास क्रमिक भी होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे बच्चा पहले बड़बड़ाता है फिर शब्द बोलता है फिर पूरे वाक्य, तो हर कौशल क्रम में होता है। तो ये भी बात है भाई कि विकास जो होता है वो निश्चित क्रम में होता है, ठीक है ना। पहले स्टेज, दूसरे स्टेज और तीसरी स्टेज, इस तरह से बच्चे का जो होता है वो विकास होता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, बच्चा पहले पूरे शरीर की प्रतिक्रिया देता है, जैसे रोते समय हाथ पैर चलाना आपने देखा होगा। फिर धीरे धीरे वो विशेष अंगों को नियंत्रित प्रक्रिया देने लगता है, जैसे केवल चेहरे से हाव भाव व्यक्त करना, ठीक है। जब छोटा बच्चा होता है तो वो कहता है वो हाथ पैर जो पीट के उसके बाद रोता है, तो वो क्या करता है इस तरह से प्रतिक्रिया पूरे शरीर की प्रतिक्रिया देता है। लेकिन वही जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है, चीजों को समझने लग जाता है, तो फिर वो इन सब चीजों को छोड़कर सिर्फ चेहरे के हाव भाव से जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है। विकास के सभी आयाम जुड़े होते हैं। देखा जाए विकास में कोई एक आयाम नहीं होता, बहुआयामी अवधारणा है, तो बहुत सारे आयाम होते हैं विकास के अंदर, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, ये सभी विकास आपस में जुड़े होते हैं। अगर मानसिक विकास में रुकावट हो तो भाषा और सामाजिक व्यवहार भी प्रभावित होंगे। तो कहा जाता है भाई कि जो विकास है वो बहुआयामी इसीलिए है क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर एक चीज भी कमी होगी तो विकास में जो होगी वो रुकावट आएगी। मान लीजिए अगर कोई मानसिक रूप से अगर कमजोर हो जाता है तो उसके बोलने की, समझने की, कहीं आने जाने की, ये सारी जो क्षमताएं होंगी वो भी क्या होंगी, कम होंगी, और उसके व्यवहार में भी क्या होंगी, कमी आएगी। तो ये चीज भी देखने को मिलती है। मानव विकास का शिक्षा में क्या महत्व है? तो देखिए, व्यक्तिगत अंतर को सम्मान देता है, यानी मानव विकास में अगर शिक्षा की बात करें तो व्यक्तिगत अंतर को सम्मान देना, यानी हर बच्चा अपनी गति और तरीके से सीखता है। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि सभी छात्रों को एक जैसी अपेक्षा करना उचित नहीं है, व्यक्तिगत अंतर को मानकर ही प्रभावी शिक्षण संभव है। तो मानव विकास में भाई किस चीज को महत्व देना? सबसे पहले इस चीज को महत्व देना है कि हर बच्चा जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, सबके सीखने की जो क्षमता एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक जो बच्चा है उसको व्यक्तिगत सम्मान देना चाहिए, ठीक है ना। तो उसकी जो भी उसकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार जो है उसको सिखाने की कोशिश की जानी चाहिए। पूर्वानुमेय पैटर्न शिक्षण योजना बनाना, विकास के चरण पूर्वानुमेय होते हैं, जैसे बच्चा पहले बोलना सीखता है फिर पढ़ना, फिर शिक्षक इन चरणों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम और गतिविधियां तय कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बच्चा जो है जैसे जैसे स्टेज पे है और बच्चा जिस तरह से बिहेव कर रहा है तो उसके हिसाब से पाठ्यक्रम तय करना चाहिए, पहले से सारी नीतियां बना लेनी चाहिए कि आखिर बच्चे को भाई हम कैसे और ज्यादा अच्छा ट्रीट करके उसका कैसे मानसिक ज्यादा विकास कर सकते हैं, शारीरिक विकास ज्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए पाठ्यक्रम जो होने चाहिए वो सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
समग्र विकास पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास भी उतना ही जरूरी है। तो केवल भाई बौद्धिक विकास करना जरूरी नहीं है, व्यक्ति क्योंकि एक समाज में रहता है और समाज में वो उसको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो इसलिए से भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक, अब इसको भावनात्मक विकास की भी जरूरत उतनी ही पड़ेगी, समाज में रह रहा है तो, ठीक है ना। सामाजिक, समाज में जो भी चीजें हो रही है उसको समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हर चीज पर जो है वो ध्यान देना चाहिए, यानी शिक्षा जो होनी चाहिए वो समग्र शिक्षा होनी चाहिए, यानी हर चीज पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जब भी तभी क्या हो सकता है, एक बच्चे का जो है वो अच्छे से विकास हो सकता है। वातावरण को अनुकूल बनाना भी जरूरी है। एक सकारात्मक, सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण बच्चों को सीखने में अधिक प्रेरित होता है, ठीक है। यानी अगर अच्छा वातावरण सुरक्षित है और सहयोग है सबका, तो बच्चा जो होता है बहुत अच्छे से प्रेरित होता है और चीजों को सीखता है। तो ऐसा माहौल बच्चों को छिपी क्षमताओं को भी भरने में मदद करता है। तो इससे क्या होता है, बच्चा कंफर्टेबल होता है और उसकी जो क्षमताएं होती है वो उनको क्या करता है, उजागर करता है, ठीक है। उम्र और मानसिक परिपक्वता के अनुसार शिक्षण देना, यानी शिक्षक को समझना चाहिए कि बच्चा अपनी उम्र और मानसिक स्थिति के अनुसार क्या समझ सकता है। अधिक या कम स्तर की जानकारी देना दोनों ही हानिकारक हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, बच्चे की उम्र देखना है और उस उम्र में उसकी मानसिक स्थिति देखनी है भाई कैसा है, और उसके अनुसार ही बच्चे को जानकारी देना, ठीक है ना, कि क्या उसके लिए सही है क्या गलत है। कई बार ऐसी भी जानकारी जो होती है जो बच्चों को उस उम्र में नहीं देनी चाहिए, वो भी क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। तो उस बच्चे की उम्र के अनुसार जो है उसकी शिक्षण की जो विधियों को है वो बढ़ाना चाहिए। समस्या की समय पर पहचान और हस्तक्षेप करना, अगर किसी बच्चे के विकास में कोई रुकावट या देरी है तो उसी समय पर पहचानना और उचित सहायता से बड़ा अंतर आ सकता है। यानी बच्चे को शुरू में ही समझ में आ जाए कि बच्चे का जो विकास है किन चीजों से रुक रहा है और उस पर काम किया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो चीजों को अच्छे से समझेगा। लेकिन अगर हम उस चीज को नहीं ध्यान देंगे तो क्या होगा, बच्चे के सीखने में एक बहुत समय अंतराल आ जाएगा और बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, चीजों में इंटरेस्ट लेना भी कम कर देता है और वो सीखेगा भी नहीं। तो इससे बच्चा बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सकता है। तो इससे क्या होगा, बच्चे की जो क्षमता है उसके अनुसार अगर उसे सारी चीजें सिखाई जाएंगी तो वो क्या होगा, वो अच्छे से उन सब चीजों को कर लेगा और बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो कह सकते हैं मानव विकास का अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति कैसे और क्यों बदलते हैं। यह विकास शारीरिक, मानसिक, भाषाई, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर कैसे होता है। वहीं विकास के सिद्धांत में शिक्षकों को बच्चों से बेहतर समझने और अनुकूल शिक्षण योजना बनाने में सहयोग करते हैं। इस ज्ञान का सीधा प्रभाव शिक्षा प्रणाली पर भी पड़ता है, जिससे समावेशी, उत्तरदायी और बाल केंद्रित शिक्षण असंभव होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और उसके प्रमुख विवादों व सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए, और मानव विकास के अध्ययन की शैक्षिक प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। मानव विकास मनोवैज्ञानिक का एक अत्यंत रोचक और जटिल क्षेत्र है। यह हमें समझने में मदद करता है कि व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक कैसे सोचता है, महसूस करता है, बढ़ता है और सामाजिक रूप से कैसे व्यवहार करता है। तो मनुष्य का जो विकास है उसको अगर समझना है तो मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, उसकी अवस्था को समझना जरूरी है कि भाई एक बच्चा जो है उसके मन में क्या चलता है जब वो छोटा होता है और जब वो बड़ा होता जाता है, तो कैसे कैसे जो उसके विचारों में परिवर्तन आते हैं, ठीक है ना, और किस किस तरह से वो महसूस करता है, किस तरह से वो आगे बढ़ता है। तो इन सब चीजों को जो समझना है और उसके आधार पर ही जो समझा जा सकता है कि जो विकास का क्या है वो सही पैमाना है। यह विकास केवल शारीरिक नहीं होता बल्कि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और भाषाई रूप में भी होता है। तो जहां वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन जैसे ऊंचाई, वजन को दर्शाती है, तो वही विकास व्यक्ति की संपूर्ण क्षमताओं और व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील और क्रमबद्ध परिवर्तनों को दर्शाता है। तो मनुष्य का विकास हुआ है, कैसे पता लगेगा भाई कि वो प्रगतिशील है और वो एक एक क्रम करके नए परिवर्तनों के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा है, यानी क्रमबद्ध तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, नई नई चीजों को डेवलप कर रहा है, अच्छी चीजों को सीख रहा है, समाज में अपना एक रुतबा बना रहा है। तो इससे पता लगता है कि मनुष्य जो अपना विकास कर रहा है। तो मानव विकास जटिलता के कारण मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री और दार्शनिकों के बीच चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो मानव विकास है वो हमेशा से जो है शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से प्रभावी रहा है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रहे हों, चाहे समाजशास्त्री रहे, चाहे दार्शनिक, सबने इस पर चर्चाएं की हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आनुवंशिकता सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जबकि अन्य वातावरण यानी नेचर को प्राथमिकता देते हैं। आज अधिकांश विशेषज्ञ इस बात पर सहमत है कि दोनों कारक समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आनुवंशिकता भी जरूरी है और नेचर भी यानी वातावरण भी जरूरी है किसी भी मनुष्य के विकास के लिए। तो इस पर आम सहमति देखने को मिलती है। तो मानव विकास के प्रमुख विवाद क्या है, तो नेचर बनाम नर्चर की बात करते हैं हम। तो इसमें क्या है, नेचर क्या होता है, तो इसमें आनुवंशिकता आ जाती है, जीन्स आ जाते हैं, जैविक प्रक्रिया। तो इससे जो होता है मनुष्य विकास करता है, माता पिता से जो भी उसके गुण मिले हैं, जो भी चीजें मिली हैं, तो इन प्रक्रियाओं से मनुष्य जो होता है अपना विकास करता है। वही नर्चर का मतलब है कि भाई वो क्या करता है, पालन पोषण, शिक्षा, संस्कृति, तो इसका जो है बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिससे क्या होता है मनुष्य जो है अपना डेवलपमेंट अच्छे से करता है।
रूसो, लॉक और जेबी वाटसन ने वातावरण को प्राथमिकता दी है। तो ये कहते हैं भाई वातावरण जो है मनुष्य के, यानी जो आसपास का माहौल है वही मनुष्य के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जुड़वा बच्चों पर अध्ययन से पता चलता है कि दोनों कारक मिलकर व्यक्ति और बुद्धि को प्रभावित करते हैं। यानी अगर हम एक जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया गया जिसमें ये देखा गया कि भाई वातावरण भी जरूरी है और आनुवंशिकता भी जरूरी है, तो इन दोनों के कारण ही जो है बच्चा अच्छे से चीजों को सीखता है। तो विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही आवश्यक हैं। सतत बनाम असतत विकास। तो सतत विकास क्या होता है? विकास धीरे धीरे और क्रमबद्ध होता है जैसे ढलान। वहीं असतत हमने देखा था विकास चरणों में होता है जैसे सीढ़ियां होती हैं, एक बाई एक स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। तो ये दो अवधारणाएं हैं विकास की। तो पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में सतत विकास को बताया था कि भाई, असतत विकास को बताया था कि विकास जो होता है वो श्रेणियों में होता है, उसकी स्टेज होती है। कुछ विकास जैसे सामाजिक कौशल सतत भी होते हैं, यानी कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो क्या होती हैं, सामाजिक होती हैं, जो एक जगह पर रहकर धीरे धीरे सीखी जाती हैं। और जबकि यौवन असतत रूप में होता है, ठीक है। जो यौवन होता है, जब मनुष्य जो होता है, जो बच्चा जो होता है वो यौवन अवस्था में आ जाता है, तो वो क्या करता है, वो चरणबद्ध तरीके से चीजों को सीखता है। सार्वभौमिक बनाम प्रसंग आधारित। तो सार्वभौमिक, पियाजे और एरिक्सन के अनुसार सभी संस्कृतियों में विकास के चरण समान होते हैं। तो सार्वभौमिक का मतलब ये भाई कि जो भी मनुष्य विकास कर रहा है तो सब, हर एक संस्कृति में आप देखोगे विकास का सेम पैटर्न आपको देखने को मिलता है। वहीं प्रसंग आधारित दृष्टिकोण जो वायदोस्की और ब्रूनर का है, तो वो क्या कहते हैं, विकास सांस्कृतिक और पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो वो कहते हैं कि भाई कि जिस तरह के पर्यावरण में मनुष्य रह रहा है, ठीक है ना, जिस संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो विकास जो है उस पर निर्भर करता है। तो दोनों दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जैविक चरण और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिलकर विकास को प्रभावित करती है। ये हमें देखने को मिलता है भाई कि मनुष्य जो है वो क्या है, संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, अपने समाज से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कह सकते हैं भाई पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। तो हर चीज से जो है मनुष्य जो है अपना विकास करता है। तो विकास के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होते, तो अलग अलग कारक जो होते हैं विकास के लिए उत्तरदायी है, मानव विकास के लिए। मानव विकास के सिद्धांत क्या है? सबसे पहले विकास की दिशा होती है, यानी सिर से पांव की ओर हमने देखा था, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर। फिर आता है विकास की गति जो होती है भिन्न होती है, शैशव किशोर अवस्था में तेज और मध्यम बचपन में जो होती है वो धीमी होती है। व्यक्तिगत अंतर होते हैं, कोई दो बच्चे एक जैसे विकसित नहीं होते, ठीक है ना, कोई जल्दी चीजें सीखता है, कोई देर से सीखता है। विकास पूर्वानुमेय होता है, जैसे बैठना, रेंगना, चलना। यानी पूर्वानुमेय का मतलब क्या है कि जब भी विकास होगा तो उसकी एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया जो होती है सब में समान रूप से देखने को मिलती है। विकास सतत होता है, ठीक है ना, तो सतत यानी वो क्रमिक रूप से कंटिन्यूस चलता रहता है, चाहे वो गर्भाधारण से मृत्यु तक चलता रहता है, ठीक है ना। विकास जो होता है जन्म लेने, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो जन्म लेने से लेकर और मृत्यु तक जो है विकास जो हमें देखने को मिलता ही है। विकास क्रमिक होता है, निश्चित क्रम में होता है, जैसे शब्द और वाक्य। तो क्रमिक रूप से होता है, यानी पहले बच्चा शब्द सीखता है फिर वाक्य सीखता है, तो ये भी क्या है, क्रमिक विकास होता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर जाता है, यानी पहले पूरे शरीर की प्रतिक्रिया, बाद में केवल चेहरे से, ठीक है। तो धीरे धीरे शुरू होता है विकास जब मनुष्य करता है। तो विकास के सभी पहलू आपस में जुड़े होते हैं, मानसिक मंदता, सामाजिक और भाषाई विकास को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो भाई विकास के सभी पहलू जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। जो बच्चा होता है वो थोड़ी मंदता आती है, यानी वो जो अच्छे से बोल नहीं पाता, ठीक है ना, या अच्छे से वो समाज में रह नहीं पाता, तो उसका मेन कारण यही होता है कि भाई वो मानसिक रूप से अगर थोड़ा सा भी कमजोर है तो वो समाज में उस तरह से नहीं जा पाएगा और जो चीजों को अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो ऐसे एक बच्चा होता है जो अच्छी जल्दी चीजें नहीं सीख पाता, जल्दी बोल नहीं पाता, क्यों? क्योंकि थोड़ा उसका दिमाग जो होता है वो मानसिक रूप से उतना स्वस्थ नहीं होता, तो इसलिए उसको प्रोसेस करने में थोड़ा जो है वो टाइम लग जाता है। मानव विकास के अध्ययन की शैक्षिक प्रासंगिकता की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसके अंदर आपका व्यक्तिगत अंतर का सम्मान, यानी हर बच्चा अलग होता है, तो शिक्षक को यह समझना चाहिए कि सभी को समान प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो भाई व्यक्तिगत अंतर के को सम्मान करना पड़ेगा, यानी अगर बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों के साथ चीजें जल्दी नहीं सीख रहा है तो हमें उसे व्यक्तिगत आजादी देनी पड़ेगी, उसके लिए अलग से काम करना पड़ेगा, तभी वो चीजें सीख सकता है। विकास को पूर्णमय योग चरणों के अनुसार योजना बनाना, यानी अगर बच्चे का विकास करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, तो वो जिस भी आयु वर्ग का है, ठीक है ना, और वो किस गतिविधि के द्वारा हम उसको और ज्यादा अच्छा सक्षम बना सकते हैं, तो वो चीजें सीखना जरूरी है। तो शिक्षक विभिन्न आयु के छात्रों के लिए उपयुक्त गतिविधि निर्धारित कर सकते हैं। तो शिक्षक क्या करेंगे भाई, जिस आयु के बच्चे हैं, ठीक है ना, उनके लिए उनके अनुसार जो है कुछ ऐसी गतिविधियां करें जिससे बच्चा जल्दी सीख सके। संपूर्ण विकास पर ध्यान देना, तो शिक्षण में केवल बौद्धिक नहीं बल्कि सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास को भी शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है ना। हर बहुआयामी विकास जरूरी है, इस पे ध्यान देना जरूरी है। सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, यानी अनुकूल वातावरण बच्चों की पूर्ण क्षमता के विकास में सहायक, यानी अच्छा वातावरण जहाँ बच्चे को लगता है भाई कि उससे समानता दी जा रही है, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, तो वहां पर जो बच्चे की जो सीखने और समझने की क्षमता होती है वो ज्यादा अच्छे से बढ़ती है। आयु अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए,
तो शिक्षक को बच्चों की मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता के अनुसार निर्देश देना चाहिए कि भाई जैसा बच्चा है, जिस आयु वर्ग का है, उसकी मानसिकता कैसी है, वो किस तरह से परिपक्व है कि नहीं है भावनात्मक रूप पे, तो उसके अनुसार ही बच्चे से बिहेव करना चाहिए टीचर को। विकृति की पहचान और समय पर हस्तक्षेप करना, यानी विकास की सामान्य गति को समझने से शिक्षक विकास में देरी को पहचान कर समय पर मदद कर सकते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा जो बच्चा होता है वो कमजोर होता है, तो अगर टीचर समझ जाते हैं कि भाई इसमें इस कमियां हैं और उसको समझ के उनकी कमियों को और उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था करी जाए, ठीक है ना, अलग से चीजें उनको सिखाई जाए, तो वो क्या करेंगे, वो चीजों को जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी चीजें बच्चे को सीखने में मदद नहीं कर पा रही हैं या जिसकी वजह से बच्चा सीख नहीं पा रहा है, तो उसके लिए कुछ नई चीजें बनाना, ठीक है, ताकि वो अच्छे से सीख सके सीखों को, तो इसको पहचानना भी जरूरी है। तो कह सकते हैं मानव विकास का अध्ययन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को समझने में मदद करता है। इसके विवाद जैसे नेचर बनाम नर्चर आदि भी दृष्टिकोण की जानकारी देते हैं। तो विकास के अलग अलग सिद्धांत हैं। शिक्षकों को बच्चों से व्यवहार और सीखने को समझने में मदद करते हैं, जिससे समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चे को सीखने के लिए, समझने के लिए, जैसा बच्चा है, जैसा उसकी मानसिक स्थिति है, जिस समाज में रह रहा है, तो उसके अनुरूप ही अगर बच्चे को अच्छे से सिखाया जाएगा तो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखेगा, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे को सिखाने के लिए हर एक तरीका जो आजमाना चाहिए टीचर को, जो उसके हिसाब से जरूरी है, उसकी उम्र के हिसाब से जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की चर्चा कीजिए। इसके प्रमुख लक्षण, 8 चरणों और शैक्षिक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। एरिक एरिक्सन शैक्षिक और विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम रहे हैं। तो एरिक्सन ने जो है वो शैक्षिक और विकासात्मक मनोविज्ञान पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने भले ही औपचारिक शिक्षा प्राप्त ना की हो, लेकिन उनकी जिज्ञासा, आत्मबल और समर्पण ने उन्हें 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिकों में स्थान दिलाया है। तो इन्होंने अपनी भाई जिज्ञासा, आत्मबल पर जो है काम किया है, और इन्होंने जो मानव का विकासात्मक रवैया रहा है, किस तरह से मानव ने अपना विकास किया है, या कौन कौन सी चीजें मानव विकास में प्रमुख होती हैं, उन पर इन्होंने अच्छे से विश्लेषण किया है और उसके बारे में बताया है। फ्राइड के मनोविश्लेषण से प्रभावित एरिक्सन ने ईगो और सामाजिक संदर्भों पर आधारित अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो फ्राइड नाम के एक मनोवैज्ञानिक से इनसे प्रभावित थे, ठीक है। तो इन्होंने जो ध्यान दिया था सबसे ज्यादा सामाजिक संदर्भों पर ध्यान दिया था फ्राइड ने, कि मानव विकास के लिए जो सामाजिक संदर्भ ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। वहीं जो एरिक्सन है वो ईगो सिद्धांत पर जो है वो ज्यादा बल देते हैं। जहां फ्राइड जो है आंतरिक संघर्षों पर केंद्रित थे, तो वहीं एरिक्सन ने ईगो को सामाजिक समस्याओं से जूझने वाला तार्किक और निर्णायक अंग माना है, ठीक है। तो इनमें थोड़ी सी इन्होंने जो मनुष्य का जो विकास है उसको अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करी, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो ईगो मनोविज्ञान और मानव प्रकृति की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, एरिक्सन के अनुसार ईगो व्यक्ति का स्वतंत्र और तर्कसंगत अंग है। तो उनका मानना था जो व्यक्ति के अंदर ईगो होता है, अहम होता है, वो क्या होता है, वो तर्कसंगत अंग होता है, जो सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है। तो वो देखता है भाई कि समाज में क्या परिस्थितियां चल रही है, तो उसके अनुसार ही वो क्या करता है, निर्णय लेता है। वे मानते थे कि विकास केवल बचपन तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो उनका मानना था भाई कि विकास ऐसा ही नहीं कि भाई बचपन में ही मनुष्य जो है अपना धीरे धीरे विकास कर लेता है। वो कहते हैं भाई जब तक मनुष्य जीवित है तब तक वो है विकास करता रहता है। तो मनुष्य सामाजिक संस्थाओं के साथ सतत संपर्क में रहता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो भाई परिवार, विद्यालय, समाज, इन सब से जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ रहकर वह अपने व्यक्तिगत जो विकास होता है, अपना जो व्यक्तित्व होता है उसका विकास करता है, ठीक है ना। तो मनुष्य जो है समाज में रहकर ही तो अपना व्यक्तित्व का विकास करता है। तो प्रमुख मान्यताएं क्या क्या बताई इन्होंने, व्यक्तित्व का निर्माण जैविक परिपक्वता और सामाजिक अनुभवों से होता है। तो व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, जैसे जैसे मनुष्य जो होता है वो बढ़ता जाता है, उसका डेवलपमेंट होता जाता है, जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती जाती है, तो वैसे वैसे क्या आता है उसके अंदर परिपक्वता भी जो है वो आती रहती है। और साथ साथ वो जैसे जैसे समाज में काफी समय तक रहता है, तो समाज के अनुभवों से बहुत सारी चीजें सीखता है। वो मनुष्य जो है तार्किक, विकासशील और समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है। तो मनुष्य के अंदर भाई अगर एक समाज में रह रहा है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके विचारधाराओं से सहमत ना सहमत होके तो वो तर्क करता है, ठीक है ना, और जो भी समस्याओं को हल करने की कोशिश करता है। संस्कृति, पर्यावरण और सामाजिक भूमिकाएं विकास को गहराई से प्रभावित करती है, और मनुष्य जिस संस्कृति में रह रहा है उसका उस पर असर होता है, ठीक है ना। जिस तरह का पर्यावरण है, ठीक है ना, उसका भी प्रभाव पड़ता है, और जो भी सामाजिक भूमिकाएं उसकी रहती है समाज के अंदर जिससे वो जुड़ा होता है, तो ये सब भी जो है मनुष्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो उसको गहराई से प्रभावित करती है। व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता, ये जीवन भर बदलता रहता है। तो एक व्यक्ति जो होता है उसका व्यक्तित्व कभी स्थिर नहीं रहता, वो
उम्र के साथ जो है मनुष्य का व्यक्तित्व में भी क्या होता है, बदलाव आता रहता है। ठीक है, जब उसकी कम उम्र होती है तो उसका अलग व्यक्तित्व होता है, जब वो मेच्योर होता है तो वो उसका अलग व्यक्तित्व होता है, और जब वो बुजुर्ग की श्रेणी में आता है तब उसका जो व्यक्तित्व होता है वो और ज्यादा अलग नजर आता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है जो मनुष्य जो होता है वो समय के अनुसार जो है अपने व्यक्तित्व में बदलाव करता रहता है। तो ये प्रमुख मान्यताएं थी उनकी। पिजेनेटिक सिद्धांत और 8 विकासात्मक चरण रहे हैं विकास के, उनको हम समझेंगे। तो एरिक्सन ने क्या किया है, एपिजेनेटिक थ्योरी जीवन को 8 मनो सामाजिक चरणों में बांटता है, ये ऐसा उनका मानना था। तो हर चरण में एक संकट उत्पन्न होता है जिसे हल करने पर व्यक्ति में सद्गुण विकसित होते हैं। तो उनका मानना था भाई जो भी व्यक्ति जैसे जैसे मनुष्य विकास करता है तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जैसे जैसे वो समस्याओं का सामना करता चला जाता है तो वो विकास जो है वो करता चला जाता है अपना। यदि ये संकट हल नहीं होता है तो भविष्य में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अगर यही चीज मनुष्य नहीं कर पाता है तो हो सकता है भाई भविष्य में इसका उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, उसके मानव विकास में भी जो है कमियां हो सकती हैं। तो एरिक्सन के मनो सामाजिक विकास के जो 8 चरण उन्होंने बताए, सबसे पहला जो बताया था उन्होंने 0 से 1 वर्ष विश्वास बनाम अविश्वास होता है। इसमें आशा होती है, यानी यदि माता पिता प्यार और देखभाल दे तो बच्चा दुनिया पर विश्वास करना सीखता है, अन्यथा उसमें डर और असुरक्षा विकसित हो जाती है दूसरों के प्रति भी। 1 से 3 वर्ष जो होता है वो होता है स्वायत्तता बनाम लज्जा संदेह होता है। इसमें इच्छा शक्ति होती है, यानी बच्चा चलना बोलना स्वयं खाना सीखता है। यदि उसे प्रोत्साहन मिले तो वो आत्मनिर्भर आती है, नहीं तो संकोच और आत्म संदेह बढ़ता है। तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको सिखाते हैं बोलना या उसको चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ के, तो इससे क्या होता है बच्चे के अंदर जो होती है उसकी इच्छा शक्ति बढ़ती है कि भाई ये कर सकता हूँ। लेकिन वही अगर बच्चों को सब चीजें नहीं सिखाई जाएंगी तो उसके अंदर संदेह होगा, भाई वो ये चीज कर सकता है नहीं कर सकता, उसके अंदर डर आएगा तो वो चीजें कर नहीं पाएगा। तीसरी स्टेज जो आती है वो 3 से 6 वर्ष वाली है, उपक्रम बनाम अपराध बोध। तो इसमें क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है इसका, तो बच्चा खेल कल्पना जिम्मेदारियां निभाना सीखता है। प्रोत्साहन मिलने से लक्ष्य निर्धारण की क्षमता बढ़ती है, दंड मिलने से अपराध बोध होता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को नई चीजें सिखाई जाती हैं, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग होता है धीरे धीरे विकसित होने लग जाता है, वो चीजों को समझने लग जाता है, कल्पना करने लग जाता है। तो इसलिए इस समय बच्चों को क्या होता है, जिम्मेदारियों को सिखाना जरूरी होता है। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसे क्या करना पड़ता है, दंड देना पड़ता है, ताकि उसे समझ में आएगी भाई उसने कुछ चीजें गलत भी करी हैं। 6 से 12 वर्ष उद्योग बनाम हीनता। ठीक है, इसमें निपुणता देखने को मिलती है, यानी स्कूल में पढ़ाई सामाजिक संबंध और कौशल विकसित होते हैं। सफलता आत्मविश्वास लाती है, असफलता जो होती है वो हीन भावना भी लाती है। यानी जब बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने लग जाता है, अगर वो चीजें अच्छे से कर रहा होता है तो उससे क्या होता है भाई उसका कौशल और ज्यादा विकसित होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास आता है। लेकिन वही चीजें जब वो बच्चा कर नहीं पाता, वो असफल होता है, तो उसके अंदर थोड़ी सी हीन भावना भी उत्पन्न होती है, जो उसके विकास में भी क्या होती है, बाधा बनती है। 12 से 20 वर्ष पहचान बनाम भूमिका भ्रम होता है। तो इसमें निष्ठा देखने को मिलती है। तो निष्ठा क्या है, किशोर अवस्था में बच्चा विभिन्न भूमिका और मूल्यों को अपनाकर अपनी पहचान बनाता है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे समझदार हो जाता है तो समाज में अपनी भूमिका को लेकर संदेह से भरा रहता है। तो सोचता है कि भाई समाज में मेरी भूमिका क्या होगी, मैं किस तरह से समाज में अपने आप को स्थापित कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें वो सोचने की कोशिश करता है और अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करता है समाज में। यदि वो सफल ना हो तो करियर और आत्मसम्मान में भ्रम उत्पन्न होता है। अगर बच्चा सफल हो जाता है तो भाई वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर मान लीजिए उस कुछ कमियां रह जाती हैं, अगर वो उन सब चीजों को नहीं कर पाता है तो उसके आत्मसम्मान में भी क्या होता है, भ्रम होता है, और वो थोड़ी वो समस्याएं यानी उसके विकास में जो है यहाँ पे भी हमें बाधा देखने को मिल सकती है, अगर वो चीज ढंग से नहीं कर पा रहा है तो। फिर आता है आपका 20 से 35 वर्ष संप्य बनाम अलगाव। ठीक है ना, इसमें प्रेम की बात होती है, यानी युवा व्यक्ति मित्रता विवाह सामाजिक संबंधों में गहराई लाना चाहता है। असफल होने पर अकेलापन और भावनात्मक दूरी आ जाती है। तो इस समय जो व्यक्ति होता है वो प्यार और इन सब चीजों की बात करता है, मित्रता की बात करता है, प्यार विवाह सामाजिक संबंधों को अच्छा मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो सफल हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर असफल हो जाता है तो इस समय क्या होता है, उसे एक अकेलापन महसूस होता है और वो भावनात्मकता दूरी आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो समाज से थोड़ा अलग होने लग जाता है। फिर आता है आपका 35 से 65 वर्ष सृजनशीलता बनाम ठहराव होता है। तो इसमें देखभाल की जरूरत ज्यादा होती है। इस अवस्था में व्यक्ति समाज और अगली पीढ़ी के प्रति जिम्मेदारी निभाता है। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, व्यक्ति जो समाज के लिए और अगली पीढ़ी के लिए जिम्मेदारी निभाता है। यदि वह केवल अपने बारे में सोचे तो उद्देश्यहीनता उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि परिवार उससे जुड़ जाता है, एक पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर आती है, तो उसे उन सब चीजों को भी निभाना पड़ता है। ठीक है ना, अगर वो चीज नहीं कर पाता तो कई बार क्या होता है भाई उसे ये एहसास होता है, वो उद्देश्यहीन लगता है। तो इससे भी जो होता है उसके विकास में आपको मुश्किल होती हुई दिखाई देगी। 65 वर्ष प्लस जब आयु होती है तो समग्रता बनाम निराशा होती है इस टाइम, यानी बुद्धि
वृद्धावस्था में व्यक्ति अपने जीवन को देखकर असंतोष या निराशा का अनुभव करता है कि उसने भाई अपने जीवन काल में क्या किया, वो अपने जीवन से संतुष्ट रहा या नहीं रहा, ये सब चीजें वो सोचता है। तो जीवन से संतोष होने पर शांति मिल जाती है, और वहीं अन्यथा अफसोस और मृत्यु का भय रहता है। ठीक है ना। तो अगर उसने सारा काम सब कुछ अपने समय अनुसार कर लिया है तो उसे शांति मिलती है, ठीक है ना, संतोष रहता है। लेकिन अगर वो सारी जिम्मेदारियां पूरी नहीं निभा पाया उस एज तक, तो उस समय उसे अफसोस होता है और मृत्यु का भय रहता है कि भाई कि उसकी मृत्यु के बाद और ज्यादा समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है। तो ये जो 8 थे। अब देखते हैं शैक्षिक प्रभाव समग्र छात्र समक्ष। तो शैक्षिक प्रभाव भी जरूरी है। तो इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले समग्र छात्र समझ होनी चाहिए, यानी शिक्षक छात्रों की आयु, सामाजिक अनुभव और भावनात्मक आवश्यकताओं को बेहतर समझ पाते हैं। इसलिए भाई टीचर्स को क्या है, बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आयु उपयुक्त शिक्षण होना चाहिए, हर उम्र के छात्र के लिए उपयुक्त शिक्षण पद्धति अपनाई जानी चाहिए, यानी जैसा उम्र है उसी उम्र के अनुसार जो बच्चा सीख सकता है, ठीक है ना, वही पद्धतियां अपनाकर बच्चों को सिखाना चाहिए। प्रोत्साहन की भूमिका, शिक्षकों को छात्रों में आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, नेतृत्व और मेहनत की भावना विकसित करनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा जो हो अपना विकास कर सके और ये सब चीजें उसके अंदर आए। पहचान निर्माण में सहयोग, विशेषतः किशोर अवस्था में शिक्षकों को छात्रों के करियर, मूल्यों और सामाजिक पहचान के मार्गदर्शन में मदद करनी चाहिए। तो किशोर अवस्था में बहुत जरूरी होता है बच्चों का मार्गदर्शन करना, और शिक्षक जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, उनकी प्रतिभाओं को पहचान कर और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं किस तरह से वो अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। सुरक्षित भावनात्मक वातावरण, कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्र आत्मविश्वास से सीख सकें और सामाजिक रूप से जुड़ाव महसूस कर सके। तो इस तरह का वातावरण भी होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। तो कह सकते हैं एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत जीवन भर चलने वाले विकास को समझाता है। हर चरण में एक विशेष संकट होता है जिसका सकारात्मक समाधान व्यक्ति में सद्गुण लाता है, यानी जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है उसे नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, वो ज्यादा अपना विकास कर पाता है। यह सिद्धांत केवल जैविक बचपन की घटनाएं नहीं बल्कि सामाजिक संस्कृति के अनुभव में भी विकास में अहम मानी गई हैं। तो शिक्षकों के लिए यह सिद्धांत बच्चों की जरूरतों को समझने और संवेदनशील वह प्रेरक शिक्षण वातावरण बनाने में सहायक देता है। ठीक है। तो एरिक्सन के जो सिद्धांत है उससे टीचर भी सीखते हैं कि बच्चों को भाई किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से शुरुआती एज में उनको चीजें सिखानी है। तो इससे जो है समाज पर भी असर पड़ता है और व्यक्ति पर भी असर पड़ता है। तो इसलिए जरूरी है बच्चों को शुरू से क्या कर देना, समझ विकसित कर देना कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके विभिन्न चरणों को हाइंस दुविधा के साथ समझाइए और नैतिक विकास की प्रक्रिया और चरणों की चर्चा कीजिए। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने नैतिक विकास की समझ को नई दिशा दी। वे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से प्रेरित थे और उन्होंने उस पर आधारित एक विस्तृत नैतिक विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें नैतिक निर्णय के पीछे छिपी तार्किक सोच को प्रमुखता दी गई कि भाई मनुष्य का जो विकास है वो नैतिक जिम्मेदारियां उसकी होती हैं और उसको नैतिकता के आधार पर जो है जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छे से अपना विकास कर सकता है। तो कोहलबर्ग का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग हाइंस दुविधा था जिसके माध्यम से उन्होंने बच्चों के नैतिक सवाल पूछे और उनके उत्तरों के पीछे के विचार की प्रक्रिया का विश्लेषण किया। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पर उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से बच्चे की जो सोच और समझ जो होती है वो विकसित होती है। तो हाइंस दुविधा और कोहलबर्ग का शोध, तो देखते हैं उन्होंने किस तरह से ये चीज करी थी। तो इस दुविधा में एक व्यक्ति है हाइंस, अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए एक जरूरी दवा खरीदना चाहता है लेकिन वह दवा बहुत महंगी है और अत्यंत हाइंस उस दवा को चुरा लेता है। तो अंततः क्या करेगा भाई, उसके पास जब पैसा नहीं है और बहुत जरूरी है, उसकी बीवी मर सकती है, तो उसने क्या किया भाई, उसको चुरा लिया। अब बच्चों से पूछा जाएगा सवाल कि बताओ क्या हाइंस को दवा चुरानी चाहिए थी या नहीं, यानी एक दिया गया एक स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट के आधार पर बच्चों से पूछा जा रहा है उनकी समझ क्या है बच्चों की। तो बच्चों से जब पूछा जाता है बताइए भाई उसे दवा चुरानी चाहिए कि नहीं चुरानी चाहिए, तो कोहलबर्ग उत्तर हाँ या नहीं पर ध्यान नहीं देते बल्कि बच्चों ने क्यों ऐसा कहा इस स्तर पर ध्यान देना। तो उनका मेन मकसद ये था ये जानना कि आखिर बच्चे का जो है मानसिक विकास कैसे हो रहा है, वो चीजों को कैसे देखता है। तो इसी आधार पर उन्होंने 3 स्तर और 6 चरणों में नैतिक विकास को विभाजित किया। तो उन्होंने जब ये चीज देखी तो उसके आधार पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई एक बच्चे की जो मानसिकता क्या होती है, तो उसको उन्होंने 3 स्तर लिए उसमें और 6 चरणों में उसको बांटा और बताया लोगों को। तो नैतिक विकास के जो उन्होंने चरण बताए, तो पहला जो स्तर था उसमें पूर्व परंपरागत नैतिकता, तो उन्होंने पूर्व जो परंपरागत नैतिक थी उस पर ध्यान दिया। इसमें पहले में क्या आता है, स्वार्थ और दंड आता है, यानी पुरस्कार आधारित सोच होती है। तो चरण 1 में क्या कहते हैं, वो कहते हैं दंड और आज्ञा पालन उन्मुखता,
नैतिकता केवल दंड से बचने के लिए होती है। तो नैतिकता कब होती है भाई, लोगों के अंदर नैतिकता कब जाएगी, एक बच्चे के अंदर नैतिकता कब आएगी, जब उसे लगेगा भाई उसे दंडित किया जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हाइंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि उसे जेल हो जाएगी। तो अगर हम पहले चरण की बात करते हैं और दंडात और अगला जो आज्ञा पालन उन्मुक्ता को देखते हैं, तो पहला चरण यही कहता है भाई कि उसको चुरानी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने चुराई तो क्या होगा भाई, उसे दंड मिलेगा, उसे जेल जाना पड़ेगा। तो उसकी नैतिकता क्या है भाई, अब वो नैतिकता किस पे आधारित है, क्योंकि उसे दंड मिलेगा, इसलिए वो अपनी नैतिकता को उजागर कर रहा है। दूसरा चरण देखते हैं, व्यक्तिगत का लाभ उन्मुक्ता। अब उसे भाई एक तरफ तो उसने क्या देखा भाई, दंड से डरा, दूसरी तरफ वो अपना लाभ देख रहा है। निर्णय व्यक्ति के फायदे पर आधारित होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, उदाहरण पर देखें तो हाइंज को दवा चुरानी चाहिए क्योंकि अगर पत्नी बच गई तो वह खुश होगा। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, वो तो दूसरी चीज हमें देखने को मिल रही है। तो एक जगह कहाँ है, वो दंड दिखाई दे रहा है पहले चरण में, दूसरा उसको लाभ दिखाई दे रहा है। तो ये बच्चे की नैतिकता के, अगर वो कह रहा है भाई कि हाँ उसे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर वो कह रहा है नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, वो दंड से, उसकी नैतिकता क्या है, दंड से बचने की है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा हाँ कह रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो लाभ उन्मुक्त है। क्यों, क्योंकि वो भाई अपने पत्नी को बचाएगा और उससे क्या होगा, उसे खुशी मिलेगी। पारंपरिक नैतिकता की बात करते हैं जो पहले से चली आ रही है। तो इसमें क्या होता है, समाज के नियमों और स्वीकृति पर आधारित सोच होती है। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, जो समाज के नियमों पर जो लोगों की सोच होगी। तो चरण 3 क्या कहता है भाई, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की उन्मुक्ता होती है। अगर चरण 3 की बात करते हैं कि भाई एक किसी बच्चे को सिखाया जाता है ना कि अच्छी चीज कौन सी है और गलत चीज कौन सी है, आप अच्छे हो गलत हो, अगर आप ये काम करोगे तो गलत है, ये करोगे तो सही है। तो नैतिक निर्णय दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए भी होते हैं, ठीक है, यानी दूसरों की स्वीकृति, यानी दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो उदाहरण, हाइंज को दवा चुरानी चाहिए क्योंकि वह एक अच्छा पति है। तो भाई लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर तुमने दवा नहीं चुराई तो इसका मतलब तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, तो तुम एक अच्छे पति नहीं है। तो समाज में ये भी दिखाना भाई तुम एक अच्छे पति हो तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। तो ये कहां से आती है, समाज के आधार पर आती है। वहीं चरण 4 इसके अंदर एक और है, इसके अंदर एक चीज और देखनी है, विधि और व्यवस्था का उन्मुक्ता। कानून पालन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें एक चरण और आता है भाई कि अगर आप एक अच्छे नागरिक हो तो आपको क्या करना है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है और कानून का पालन करना है। तुम उसको वो नहीं कर सकते। तो हाइजन को दवा नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि चोरी अवैध है। तो समाज भाई ये भी कहता है कि जो चोरी है वो अवैध है, वो आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये भी कुछ चीजें हैं। उत्तर पारंपरिक नैतिकता देखते हैं, इसमें क्या आता है, तो आंतरिक सिद्धांत और सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित सोच होती है इसके अंदर। यानी इसमें अगर हम पांचवा चरण देखें तो क्या कहता है, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता होती है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, कानून को लचीले रूप से देखा जाता है, मानव अधिकार सर्वोपरि है। तो इसमें क्या देखा जाएगा भाई, इसमें यह देखा गया कि अगर भाई जो काम जरूरी है वो करना जरूरी है, यानी कि उसे दवा लेना जरूरी है। क्यों, क्योंकि उसकी जो पत्नी है उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए कानून भी बाद में ये चीज देखेगा कि भाई उसने किस लिए किया, उसने एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए किया। तो इसलिए मानव अधिकार सर्वोपरि है, ना कि ऐसा कानून जो किसी की जान ले ले। तो हाइंज का दवा चुरानी चाहिए क्योंकि जीवन संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। तो उनका कहना भाई है कि भाई जब कानून के सामने जाएगा तो यही होगा ना, एक जीवन बचाना था इसलिए चोरी करी। तो ये भी चीज हमें देखने को मिलती है, वो कहते हैं। फिर कहते हैं वो सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत है इसी में एक, जो निर्णय सार्वभौमिक न्याय समानता और मानव गरिमा पर आधारित होता है। कि भाई कि सार्वभौमिक न्याय होना चाहिए, सबके लिए समानता होनी चाहिए और मानव गरिमा पर भी जो है वो ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए तो उदाहरण में कह सकते हैं कि मानव जीवन की रक्षा किसी भी कानून से अधिक आवश्यक है। तो इसका मतलब ये है भाई कि चोरी करना उसके लिए ठीक है। क्यों, क्योंकि मानव रक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। कानून चोरी करना ठीक है अगर किसी की जान बचाई जा सकती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो चरण होते हैं वो जो हमने 3 स्तर देखे और 6 चरण देखे, तो इसके अंदर लोगों की सोच और लोगों के अंदर क्या नैतिकता है, क्या समझ है, उसके आधार पर ही जो मनुष्य है वो अपना विकास करता है या समाज चलता है। तो हाइंज दुविधा में उत्तरों के उदाहरण दिए तो क्या समझ में आया, यही समझ में आया भाई। पहले चरण हमने देखा दंड से डर, नहीं जेल हो जाएगी। दूसरा क्या, व्यक्तिगत लाभ देखा, हाँ पत्नी बचेगी तो खुश रहेगा। वहीं तीसरा चरण में देखा सामाजिक स्वीकृति है, क्यों, क्योंकि भाई हाँ एक अच्छा पति है। फिर हमने देखा भाई कानून पालन भी जरूरी है, समाज में रह रहा है, लेकिन नहीं कानून उल्लंघन है। तो ये भी सोच होती है। मानव अधिकार, हाँ जीवन ज्यादा जरूरी है। फिर हमने देखा न्याय और समानता, हाँ मानव जीवन भी सर्वोच्च है। तो इस तरह से भाई एक समाज का, ठीक है ना, लोगों की सोच का जो है वो भी असर पड़ता है किसी के विकास में या किसी भी समाज में, ठीक है। तो ये चीज जो है बताई है इनमें। तो नैतिक विकास के चरण और प्रक्रिया क्या थी। तो देखिए नैतिक विकास के चरण की बात करते हैं तो ये संरचित सोच के स्तर है जो उम्र और अनुभव के साथ विकसित होते हैं। तो कोई किसी के अंदर नैतिकता कैसे विकसित होती है, वो सोच के साथ और उसके अनुभव के साथ विकसित होती है उसके अंदर।
नैतिक अवधारणाओं का विकास कैसे होता है? छोटे बच्चे नैतिकता को बहुत स्पष्ट और ठोस मानकों से समझते हैं, जैसे मारना बुरा है, ठीक है, जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना भाई, कुछ किसी को मारना गलत है, किसी को गाली देना गलत है, तो बच्चा क्या होता है, वो नैतिकता सीखता है ना, फिर बाद में उस पर भी वो क्या करता है, काम भी करता है, वो कभी किसी को बुरा नहीं बोलेगा, नहीं कभी किसी को गाली देगा, नहीं कभी किसी को मारेगा। क्यों? क्योंकि उसे शुरू से नैतिकता सिखाई जाती है, ये चीज गलत है, और वो चीज सीख जाता है। वहीं किशोर अवस्था में सोच आमूर्त और तुलनात्मक हो जाती है। वहीं जब बच्चा बड़ा होता है, उसकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो ज्यादा हो जाती है, तो जो मापदंड बनाए गए हैं तो उसकी सोच जो होती है उस मापदंड पे नहीं चलती, उसकी सोच जो होती है अमूर्त हो जाती है, वो खुद अपने आप चीजों को करके महसूस करता है, ठीक है, वो किसी पे बताए पर नहीं चलता, वो अपने हिसाब से चीजों को सोचता है, ठीक है। तुलनात्मक होती है, वह पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों की तुलना करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं भाई, वो देखते हैं कि समाज कैसा है और परिवार कैसा है, ठीक है ना, किसके क्या मूल्य हैं, क्या जरूरत है, उनमें तुलना करके फिर अपने हिसाब से जो है वो निर्णय लेते हैं। नैतिकता आचरण बनाम नैतिकता सोच, व्यवहार और सोच हमेशा मेल नहीं खाते। कई बार उदाहरण, बच्चा दूसरों की मदद कर सकता है लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे प्रशंसा चाहिए, नॉट बिकॉज ही बिलीव इट्स राइट। तो कई बार ऐसा भी होता है भाई कि कोई किसी की मदद इसलिए करता है ताकि उसको भाई प्रशंसा मिलेगी, ठीक है, इसलिए नहीं कि भाई कि वो उसकी सोच है। तो ये चीज भी देखने को मिलती है। नैतिक विकास की प्रक्रिया अनुभव और प्रयोग द्वारा होती है, यानी बच्चे गलतियां करके सीखते हैं, क्या स्वीकार है और क्या नहीं, तो ये अनुभव और प्रयोग के द्वारा हो पाता है। अनुशासन और निर्देश द्वारा होता है, बच्चों को बड़े नैतिक मूल्य और सामाजिक नियमों की जानकारी दी जाती है जिससे इन चीजों की उनको समझ विकसित होती है। अनुकरण और अवलोकन द्वारा किया जाता है, यानी बच्चे अपने आसपास के लोगों यानी अभिभावक, शिक्षक, ठीक है ना, जो भी रोल मॉडल होते हैं तो उसके व्यवहार से चीजों को सीखते हैं, तब उनके अंदर ये व्यवहार आते हैं। तो कह सकते हैं हम कोलबर्ग और नैतिक विकास सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि नैतिकता केवल व्यवहार पर नहीं बल्कि उस व्यवहार के पीछे की सोच पर भी आधारित होती है। ये विकास चरणों में होता है और व्यक्ति के सामाजिक अनुभव, शिक्षा और आत्मविश्वास से भी क्या होता है, ये प्रभावित होता है। तो हालांकि इस सिद्धांत की आलोचना सांस्कृतिक और लिंग पक्षपात के आधार पर भी होती रही है, फिर भी शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत ये उपयोगी रहा है। शिक्षक इस सिद्धांत का प्रयोग कर छात्रों में नैतिक सोच विकसित कर सकते हैं, उन्हें नैतिक दुविधाओं पर सोचने को प्रेरित कर सकते हैं और एक मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उरी ब्रॉन फैनब्रेनर के पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, उसके 5 स्तरों का उदाहरण सहित समझाइए और उनकी शैक्षिक महत्व पर चर्चा कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर। तो उरी ब्रैन फैनब्रेनर एक प्रसिद्ध विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1979 में पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी प्रस्तुत की थी। यह सिद्धांत मानव विकास को समझने का एक नया और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। जहां फ्रायड का सिद्धांत आंतरिक मनोवैज्ञानिक संघर्षों पर आधारित था, तो ठीक ना, तो फ्रायड ने क्या किया था भाई, आंतरिक जो मनोविज्ञान था उसको जो संघर्ष है उन पे केंद्रित किया था, और पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर था। वहीं फैनब्रेनर ने विकास को सामाजिक और पर्यावरणीय संदर्भ में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने कहा भाई जो विकास होता है वो समाज से और पर्यावरण से संबंधित होता है। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति का विकास केवल उसकी आंतरिक क्षमताओं पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसके चारों ओर मौजूद बहुस्तरीय वातावरण की गहराई को ही प्रभावित करता है, यानी मनुष्य का जो विकास होता है वो आसपास के पर्यावरण पर भी निर्भर करता है, ये बात उन्होंने कही। तो उरी फैनब्रेनर की बात करते हैं तो इनका जन्म जो था 1917 में मॉस्को रूस, 6 वर्ष की आयु में अमेरिका आए थे ये। शिक्षा इन्होंने की मनोविज्ञान और संगीत में पढ़ाई की, बाद में डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल में पीएचडी भी करी है। शिक्षण मिशिन विश्वविद्यालय और हार्वर्ड में प्रोफेसर रहे हैं। प्रमुख कृतियां इनकी जो रही है, द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मेकिंग ह्यूमन बीइंग ह्यूमन, वर्ल्ड ऑफ चाइल्डहुड, तो ये इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। कई पुरस्कार भी मिले इन्हें, जैसे जेम्स कैटले अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये सारे अवार्ड भी इनको दिए गए थे इनके कार्य पर जो इन्होंने किए थे। तो पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत क्या था, इनका मुख्य विचार देखते हैं। तो ब्रेन फैनब्रेनर ने अनुसार बालक का विकास अकेले नहीं होता है बल्कि वह एक जटिल सामाजिक वातावरण में होता है, ठीक है ना। तो फैनब्रेनर जो कहते हैं कि जो बच्चा है उसका जो विकास होता है वो अकेले में नहीं होता, वो एक समाज में रहता है और उस समाज में जो भी जटिलता है, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से होकर विभिन्न स्तरों पर पारस्परिक संबंध से होता है, ठीक है। तो कहते हैं भाई जो भी समाज में हो रहा है वो समाज और जो वातावरण से बच्चा सीखता है और उसके बाद वो अपना विकास करता है। ये 5 तंत्र एक व्यक्ति के विकास को सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो उन्होंने 5 तंत्र की बात करी थी और इनका प्रभाव जो होता है वो दिशात्मक होता है, ठीक है ना, यानी एक डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन कह सकते हैं, मल्टीपल डायरेक्शन में होगा, एक में नहीं। इसका प्रभाव जो होता है दिशात्मक होता है, अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो 5 पर्यावरणीय जो तंत्र उन्होंने बताया क्या थे, सबसे पहले सूक्ष्म तंत्र की बात करते हैं वो,
यह सबसे निकटतम और प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाला तंत्र होता है। इसमें शामिल होते हैं परिवार, ठीक है ना, परिवार का असर पड़ता है, विद्यालय का, मित्र का, पड़ोसी का, शिक्षक का। तो बच्चे के विकास पे ये जो क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। द्विपक्षीय संबंध होते हैं, बच्चा वातावरण को प्रभावित करता है और वातावरण उसे, यानी बच्चा जिस भी वातावरण में रहता है, जो भी सीखता है, तो वो वातावरण उसे प्रभावित करता है। और वातावरण जब उसको प्रभावित करता है तो बच्चा भी क्या होता है, वातावरण से प्रभावित होता है। उदाहरण, एक सहायक शिक्षक छात्रों में आत्मविश्वास जगाता है। एक प्रेमयी परिवार भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है, देखा आपने, जो शिक्षक है वो क्या करेगा, बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ाएगा। वहीं एक अगर परिवार जो है प्रेमी परिवार है तो बच्चों में क्या करेगा, भावनात्मक विकास को बढ़ाएगा। तो असर तो पड़ता है ना। तो कह सकते हैं भाई सूक्ष्म तंत्र है जो आसपास के माहौल के हिसाब से बच्चे को उसके हिसाब से जो है डेवलप करता है। मध्यम तंत्र होता है, यह दो या अधिक सूक्ष्म यंत्रों के बीच संबंध को दर्शाता है, जैसे परिवार और स्कूल, पड़ोस और विद्यालय, मित्र समूह और शिक्षक, ठीक है। तो इन तंत्रों का समन्वय बच्चों में व्यवहार और मूल्यों को मजबूत करता है। तो बच्चों जो चीजें सीखता है उन मूल्यों को और व्यवहार को क्या करता है, वो अपने विकास से वो अपने जो भी इसका क्षेत्र है जहां पे भी वो काम कर रहा है उन सब चीजों में क्या करता है, उसको लेकर आता है। यदि अभिभावक विद्यालय के अनुशासन का समर्थन करते हैं तो बच्चा घर और स्कूल दोनों जगह एक जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। मान लीजिए भाई अभिभावक है, वो चाहते हैं कि भाई जो अनुशासन स्कूल में वही यहाँ पर हो, तो बच्चा क्या करेगा भाई, वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा अभिभावक चाहेंगे और जैसा विद्यालय चाहेगा। वही तंत्र होता है, इसमें सामाजिक वातावरण आते हैं जिसमें बच्चा सीधे भाग नहीं लेता लेकिन जो परोक्ष रूप से उस पर असर डालते हैं। तो इसमें बच्चा खुद भाग नहीं लेगा लेकिन फिर भी उसका असर उस पर पड़ जाता है। जैसे यदि माता पिता नौकरी चली जाती है तो घर में तनाव होता है जो बालक के अध्ययन और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई जो घर में जो समस्याएं होंगी तो उस समस्या का जो प्रभाव है वो घर में रह रहे बच्चे के भी दिमाग पर पड़ता है, ठीक है। तो ये भी होता है। व्यापक तंत्र होता है एक, यह व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तंत्र है। इसमें आते हैं कानून, नीतियां, परंपराएं, सांस्कृतिक मूल्य, आर्थिक दशाएं आदि, ठीक है। तो यह तय करता है कि समाज में लोगों से क्या उपेक्षित है। तो इसका भी असर पड़ता है भाई बच्चे के ऊपर कि समाज कैसा है, नीतियां क्या है, परंपराएं क्या है, क्या मूल्य हैं, ठीक है ना, क्या आर्थिक दशाएं। तो बच्चा इन सब चीजों से भी क्या सीखता है, ठीक है। तो ये उदाहरण, यदि समाज में स्त्रियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता तो बालिकाओं की पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी चीज हमें देखने को मिलती है। काल तंत्र पांचवा आता है, यह समय का आयाम है जिसमें जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं ऐतिहासिक बदलाव लाते आते हैं, ठीक है ना। तो जो भी महत्वपूर्ण जीवन की घटनाएं होती हैं, जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है तो नई नई चीजें सीखता है और समाज में जो चीजें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे भी क्या करता है, बच्चा सीखता है, ठीक है ना। उसका भी जो है उसके मानसिकता पर असर पड़ता है। तो उन सब चीजों को भी बच्चा क्या करता है, कोरिलेट करता है। इसमें शामिल होते हैं जैसे तलाक हो गया, मृत्यु हो गई, महामारी हो गई, युद्ध हो गया, सामाजिक परिवर्तन हो गए। तो ये चीजें भी जो है बच्चे के जो शारीरिक या मानसिक विकार पे जो है असर डालती हैं। उदाहरण, कोविड-19 में महामारी के दौरान बच्चों की शिक्षा, सामाजिक संपर्क और मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको पता ही है। तो ये सारी चीजें भी जो है वो असर डालती हैं, ठीक है। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो यह सिद्धांत बहुत समग्र और यथार्थवादी है, लेकिन इसमें जैविक और अनुवांशिक पहलू की उपेक्षा की गई है, ठीक है, कि भाई कि इसमें यह बताया गया है कि पूरा का पूरा जो असर है वो समाज से ही जुड़ा हुआ है। यानी कि एक जैविक और जो अनुवांशिकता की जो है, जो बच्चा शुरू से सीखता है, जो उसके माता पिता के जो गुण होते हैं और सब चीजें होती हैं, ठीक है ना, जो बचपन से उसके अंदर आ जाती है, तो उन सब चीजों की इसमें उपेक्षा करी गई सिद्धांत में। सभी तंत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए एक तंत्र के प्रभाव को अलग से पहचानना कठिन है। तो ये भी कहा जाता है भाई कि सब जो तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। व्यवहारिक रूप से इसकी जटिलता इसे लागू करने में चुनौतीपूर्ण है। तो अगर व्यवहारिक रूप से देखें तो इसको थोड़ा अगर देखा जाए तो इसको लागू करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण नजर आता है। शैक्षिक महत्व को समझते हैं। सामाजिक वातावरण की भूमिका को समझना, शिक्षक को यह समझना चाहिए कि बच्चा केवल स्कूल से प्रभावित नहीं होता बल्कि परिवार, मित्र और समुदाय भी उसकी सीखने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, ठीक है। तो हमें सामाजिक वातावरण को भी समझना पड़ेगा और शिक्षक को भी चीज देखनी पड़ेगी कि जो बच्चे की जो समझ है वो सिर्फ स्कूल से ही नहीं होती बल्कि वो क्या होती है, परिवार, शिक्षा और समुदाय से भी होती है। तो इस चीज को भी टीचर को समझना चाहिए। विद्यालय और घर के संबंध को मजबूत करना, अभिभावक शिक्षक संवाद और सहयोग बच्चे के समग्र विकास में अत्यंत सहायक होता है। यानी एक अभिभावक और अगर शिक्षक ये दोनों मिलकर आपस में बात करते हैं और बताते हैं कि भाई बच्चे में कहाँ कमियां हैं, अभिभावक बताएगा शिक्षक को और शिक्षक बताएगा अभिभावक को, तो इससे क्या होता है, ये आपस में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्या करती है, बच्चे के डेवलपमेंट में और योगदान देती है। क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे में जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो इससे बच्चे की जो सीखने की, समझने की शक्ति होती है और ज्यादा अच्छी होती है।
सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना, शिक्षक को बच्चे के व्यवहार प्रदर्शन का मूल्यांकन उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझे बिना नहीं करना चाहिए। तो टीचर को यह भी समझना चाहिए कि भाई जो बच्चा व्यवहार कर रहा है, जो उसका प्रदर्शन है वो किस वजह से है, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, कहीं उसका असर तो नहीं पड़ रहा उसकी शिक्षा पर, इस चीज को भी ध्यान देना चाहिए। समावेशी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, कक्षा में बच्चों को अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि साझा करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, हर उस चीज को शामिल करना चाहिए जो बच्चा जानता है, जो उसकी संस्कृति से जुड़ी, उसके समाज से जुड़ी हुई है, ताकि बच्चा जो है और अच्छे से चीजों को सीख सके। अभिभावकों की जिम्मेदारी जरूरी है, भागीदारी जरूरी है। अभिभावकों को सक्रिय भागीदारी से बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। ठीक है, अगर अभिभावक ध्यान देंगे तो क्या होगा, बच्चे जो होंगे जो अच्छी चीजें सीखेंगे, ठीक है ना, और जो नैतिक मूल्य हैं वो भी क्या होंगे, उनके अंदर डेवलप होंगे। तो अभिभावक को भी ध्यान देना जरूरी है बच्चों पर। तो कह सकते हैं हम कि भाई जो ब्रेन फेनबर्न है वो पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत, तनाव विकास, मानव विकास की सामाजिक और पर्यावरणीय संदर्भ देखने का एक क्रांतिकारी प्रयास था। तो उन्होंने भाई पारिस्थितिक तंत्र को भी इंपॉर्टेंट बताया, जिसकी वजह से किसी बच्चे के डेवलपमेंट पे जो है वो जो प्रभाव पड़ता है उसको उन्होंने बताया। तो ये भी एक नई चीज थी जो एक तरह से देखा जाए तो एक क्रांतिकारी प्रयास था। यह सिद्धांत बताता है कि बालक का विकास केवल विद्यालय या परिवारों में नहीं होता, बल्कि वह बहुस्तरीय और गतिशील वातावरण में गहराई से जो है जुड़ा होता है और उन सब चीजों से वो सीखता है। तो हालांकि सिद्धांत जटिल है, लेकिन यह शिक्षक, अभिभावकों और नीति निर्माताओं के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है, ताकि बच्चों के समग्र और समावेशी विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर सके। ठीक है, तो इसे बच्चे और बच्चों को और अच्छे से नैतिक मूल्य और चीजें सिखाने के लिए जो टीचर और अभिभावक जो है इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अच्छा एक वातावरण तैयार कर सकते हैं बच्चे के विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा कीजिए। सामाजिक विकास में संघर्ष, पूर्वाग्रह, रूढ़िवाद व्यवहार, बाल शोषण एवं हिंसा जैसी सामाजिक समस्याएं किस प्रकार प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इनको समझते हैं। मनुष्य स्वतः सामाजिक प्राणी है। आदिकाल से ही मानव समूह में रहकर समाज का निर्माण करता आया है, जहां परस्पर सहयोग, विचार विनिमय और मूल्यों का आदान प्रदान होता रहा है। तो सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह एक दूसरे से विचारों, भावनाओं, व्यवहारों को भी साझा करते हैं। यह अंतःक्रिया मौखिक भी हो सकती है, लिखित या सांकेतिक रूप में भी हो सकती है। तो समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान में यह एक प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है, क्योंकि यह प्रक्रिया व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक संबंधों की नींव रखती है। तो मनुष्य अगर समाज में रह रहा है तो उन समाज का जो है मनुष्य पर प्रभाव तो पड़ता ही है। ठीक है, तो इन सब चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया का अर्थ क्या होता है? तो सामाजिक अंतःक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति विचार, भावना, संकेत या व्यवहार साझा करते हैं और एक अर्थपूर्ण सामाजिक संबंध का निर्माण करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है भाई? सामाजिक अंतःक्रिया, यानी एक दूसरे व्यक्ति से मिलने से और उनके बीच में जो भी चीजें आदान प्रदान होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती हैं। तो इसके दो प्रमुख घटक हैं। पहला सामाजिक संपर्क होता है। यह अंतःक्रिया की प्रारंभिक अवस्था होती है जो प्रत्यक्ष, सामना सामनी या परोक्ष, पत्र, कॉल, डिजिटल माध्यम, इन सब चीजों से हो सकती है। दूसरा होता है संचार, यानी एक मतलब व्यक्ति जो होता है वो डायरेक्ट एक दूसरे से मिलते हैं, संपर्क में आते हैं। दूसरा संचार होता है। यह प्रक्रिया जिसमें विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान होता है, ये स्पष्ट या अस्पष्ट, अपूर्ण भी हो सकता है। ठीक है ना। बाल विकास में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्व क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, बालक का मानसिक, भावनात्मक और नैतिक विकास सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो समाज में नई नई संस्थाओं में जाता है, वहां से बहुत सारी चीजों को सीखता है। तो वहां पे उसका जो मानसिक हो गया, जो उसकी भावनात्मक प्रक्रिया होगी, जो उसका नैतिक विकास है, वो क्या होता है और ज्यादा डेवलप्ड होता है। तो परिवार हो गया, जिसमें आप देखते हैं विद्यालय हो गए, मित्र और समुदाय बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि बच्चा सीखना सामाजिक माध्यम से ही होता है, जहां मोर नॉलेज अदर से अंतःक्रिया करता है। यानी जब भी बच्चा समाज में जाता है तो वो समाज से बहुत सारी चीजों को सीखता है। वो चीजें भी सीखता है जो उसे स्कूल में या घर में वो चीज समझ में नहीं आती, लेकिन वो जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, समाज में आते हैं, तो बहुत सारी चीजों को जो है वो सीखते हैं। सकारात्मक अंतःक्रिया से आत्मविश्वास, आलोचनात्मक सोच और सहानुभूति का विकास होता है। अगर बच्चा सकारात्मक सोच के तहत मतलब उसकी जो अंतःक्रिया है वो सकारात्मक हुई है तो उसके अंदर आत्मविश्वास आएगा। ठीक है ना। चीजों को समझना या गलत सही को समझना, ये सब चीजें सोच उसके अंदर विकसित होगी। लोगों के प्रति सहानुभूति विकसित होगी। लेकिन अगर वो नकारात्मक वातावरण में गया है तो वहां पर क्या होगी? समस्याएं होंगी। सामाजिक विकास को क्या करेंगे? बाधित करेंगे। वो गलत चीजें सीखेगा, तो इसका भी असर पड़ता है। तो सामाजिक अंतःक्रिया से उत्पन्न सामाजिक समस्याएं और उनका प्रभाव।
तो संघर्ष देखते हैं, जब दो व्यक्ति या समूह एक ही लक्ष्य के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, विचारों में विरोध होता है तो संघर्ष उत्पन्न होता है। आपको पता है भाई, कोई भी दो व्यक्ति हैं, अगर वो किसी एक चीज के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो उन दोनों के विचारों में फर्क होगा और हो सकता है उन दोनों के बीच में विरोध और संघर्ष भी हो जाए। तो यह आंतरिक व्यक्ति के भीतर या बाहर, व्यक्ति या समूह के बीच भी हो सकता है। तो ये भाई अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है व्यक्ति के। यद्यपि कभी कभी संघर्ष सकारात्मक परिवर्तन लाता है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला या तीव्र संघर्ष बच्चे में असुरक्षा, तनाव, आक्रोश और मनोवैज्ञानिक प्रकृति भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है ना, अगर संघर्ष जो है वो सकारात्मक है, ठीक है, कुछ समय के लिए तो ठीक है, चीजें समझ हमें आती हैं या चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई संघर्ष बहुत लंबे समय तक चलता है तो उससे क्या होता है भाई, सुरक्षा का अभाव होता है, तनाव ज्यादा बढ़ जाता है, कई बार आक्रोशता भी आ जाती है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चा जो होता है वो मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या होता है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। ठीक है ना, और उसके अंदर बहुत सारी विकृति भी उत्पन्न हो सकती है। पूर्वाग्रह भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, यानी बिना पर्याप्त जानकारी के किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक धारणा को ही क्या कहा जाता है, पूर्वाग्रह कहा जाता है। यानी आप किसी भी व्यक्ति को उसके बारे में अगर आपके पास जानकारी नहीं है, आप कोई एक अवधारणा बना ले पहले से कि भाई ये ऐसा ही होगा, तो उसे क्या कहा जाता है, पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो ये किस पे हो सकता है, जाति आधारित भी होती है, वर्ग आधारित भी होती है, धर्म आधारित भी होती है, लिंग आदि के आधार पर भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे पूर्वाग्रह आप देखते हैं समाज में, आपको दिख जाएगा। पूर्वाग्रह के शिकार बच्चे आत्मगौरव खो बैठते हैं, समाज से कट जाते हैं और उनमें डर बैठ जाता है। तो कई बार भाई ऐसा होता है, धर्म के आधार पर, जाति या लिंग के आधार पर बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर दिया जाता है कि बच्चा जो होता है वो समाज से कटने की कोशिश करता है, अलग रहने की कोशिश करता है, और उससे क्या होता है, समाज के प्रति डर भी उसका विकसित होता है। तो शिक्षा, संवर्ती वार्ता और सामाजिक कानून इसीलिए बनाए गए थे। ठीक है ना, जैसे छुआछूत विरोधी कानून पूर्वाग्रह को कम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ जो समस्याएं रही हैं, बहुत सारी ऐसी देखे हमने पुराने समय में थी, तो उन सब चीजों की वजह से जो था, एक समाज जो था वो डरा रहता था, बच्चे डरे रहते थे, उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। तो ये सारी चीजें पहले थी, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये सब चीजें खत्म हुई है। रूढ़िवादी व्यवहार, यह ऐसा व्यवहार है जो बिना तर्क के परंपराओं और अंधविश्वासों पर आधारित होता है। कई चीज आपको यहाँ पे भी देखने मिलती है, तो इससे भी बच्चे का डेवलपमेंट रुकता है। जैसे लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ऐसे सोच से लड़कियों में आत्मविश्वास और भागीदारी पर नकारात्मक असर पड़ता है कि भाई कोई भी लड़की होती है उसको पढ़ाया नहीं जाता ढंग से, कि भाई लड़कियां कमजोर है पढ़ाई में, वो पढ़ नहीं पाएंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होता है, उनका आत्मविश्वास जो होता है वो धीरे धीरे खत्म होता है और नकारात्मकता आती है। कक्षा में समानता, विविधता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देकर रूढ़ियों को तोड़ा जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं भाई, अगर बच्चों को समानता दी जाएगी, लड़कियों को भी सिखाया जाएगा, तो ये सारी जो समस्याएं, जो आलोचनात्मक सोच है, वो क्या हो सकती है, हट सकती है। बाल शोषण हमने देखा है, इसमें शारीरिक, मानसिक और यौन उपेक्षा से रूप बच्चों को क्षति पहुंचाई जाती है। तो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, ठीक है ना, यौन रूप से भी। तो शोषित बच्चे आत्मविश्वास, सामाजिक संपर्क और सीखने की क्षमता क्या होते हैं, खो देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मानसिक विकास अच्छे से हो नहीं पाता। आतंक हो गया, अवसाद और विश्वास की कमी उनमें लंबे समय तक बनी रहती है, डर का माहौल रहता है उनके अंदर। तो समाधान यही है भाई कि सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए, सकारात्मक पालन पोषण होना चाहिए, समझदारी भरे शिक्षक होने चाहिए, कानूनी कठोरता होनी चाहिए। तो इससे क्या करा जा सकता है, इस चीज को रोका जा सकता है। हिंसा भी एक बड़ा कारण है। हिंसा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी हो सकता है। परिवार, समुदाय या विद्यालयों में हिंसा का सामना करने वाले बच्चे सामाजिक अलगाव, सीखने में कठिनाई और आक्रामक या डरपोक व्यवहार दर्शाता है। ठीक है ना, तो बच्चे को अगर ज्यादा डराया जाएगा वो डरपोक हो जाएगा, ठीक है, इसको ज्यादा मारा जाएगा तो वो स्कूल जाना छोड़ देगा। तो ये सारी समस्याएं क्या होती हैं, बच्चे के विकास में जो है वो बाधा डालती है। तो समाधान क्या है, समुदाय स्तर का जागरूकता होनी जरूरी है, विद्यालय में संरक्षणात्मक वातावरण होना चाहिए, सख्त कानून शामिल होने चाहिए ताकि ये सब चीजें रोकी जा सके। तो कह सकते हैं हम भाई, सामाजिक अंत्यक्रिया किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास की आधारशिला होती है। लेकिन जब तक अंत्यक्रिया संघर्ष, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी शोषण और हिंसा जैसी नकारात्मक सामाजिक समस्याओं से प्रभावित होती हैं, तो बालक के सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास में क्या आ सकती है, रुकावट भी आ सकती है। तो इसलिए शिक्षक, अभिभावक और समाज को मिलकर ऐसा समावेशी, सुरक्षित और सहयोगपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए जिससे बच्चों को विश्वास, समानता और सीखने का अवसर प्राप्त हो। तो इन सामाजिक समस्याओं को दूर कर हम न केवल व्यक्तिगत विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं बल्कि एक न्याय संगत और सहानुभूतिपूर्ण समाज की नींव भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बचपन और किशोर अवस्था को सामाजिक निर्माण के रूप में स्पष्ट कीजिए। इनके अर्थ और विकास को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और समाज शास्त्रीय कारक कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। बचपन और किशोर अवस्था केवल जैविक अवस्थाएं नहीं है बल्कि ये सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणाएं हैं। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति इन चरणों से गुजरता है, परंतु इनकी समझ, परिभाषा, अनुभव समय, संस्कृति और समाज के अनुसार बदलते रहते हैं।
तो देखिए बचपन से लेके किशोर अवस्था और उसके बाद वृद्ध अवस्था, तो ये तो सबके जीवन का एक चक्र होता है, ठीक है। लेकिन सबकी जो स्थितियां होती हैं वो अलग होती हैं, और उन स्थितियों के आधार पर ही है जो बच्चा वो सीखता है या अपना जो है वो डेवलपमेंट करता है। आधुनिक शिक्षा, विशेषकर शिक्षक प्रशिक्षण में यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि ये सामाजिक निर्माण बच्चों के विकास, पहचान और सीखने को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये चीज समझना भी जरूरी है कि भाई कैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है तो किस तरह से उसके अंदर जो है ऐसी चीजें डाली जाएं, ऐसी चीजें उन्हें सिखाई जाएं ताकि वो अपना विकास अच्छे से कर सकें। तो ऐसे शिक्षण और प्रशिक्षण का बनना भी बहुत जरूरी है। तो बचपन एक सामाजिक निर्माण होता है। बचपन को लेकर कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, इसका अर्थ और स्वरूप अलग अलग समय और समाज में भिन्न रहा है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन युग में बच्चों को छोटे वयस्क माना जाता था, उनसे वही कार्य और जिम्मेदारियां ली जाती थी जो बड़े से। प्रसिद्ध इतिहासकार फिलिप एरिज ने मध्ययुगीन चित्रों और साहित्यों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला है कि उस समय बच्चे अलग श्रेणी के रूप में नहीं देखे जाते थे, वे वयस्कों की तरह कपड़े पहनते और व्यवहार करते थे। बचपन को मासूमियत, खेल और शिक्षा का समय मानना एक आधुनिक सोच है जो मुख्यतः 17वीं शताब्दी के बाद विकसित हुई। यानी अगर हम पहले की बात करें, मध्य युगीन समाज की बात करें, उस समय के चित्रों को जो देखा गया तो ये कहा गया भाई बच्चे भी जो होते थे वो छोटे वयस्क होते थे और वही बिहेव करते थे और वैसे ही कपड़े पहनते थे और वही सामाजिक जिम्मेदारियां उनकी भी होती थी। लेकिन 17वीं शताब्दी में जो है ये सब चीजें बदलती हैं। संस्कृति में विविधता। बचपन को हर संस्कृति में अलग अलग रूप में देखा और जिया जाता है। भारत में माँ और बच्चे के बीच शारीरिक और भावनात्मक निकटता पर विशेष जोर होता है। पापुआ न्यू गिनी की कालूली जनजाति में माताएं बच्चों को समुदाय से जोड़ने की कोशिश करती हैं और बाहर की दुनिया से परिचित कराती हैं। वहीं यह दर्शाता है कि बचपन का सामान्य व्यवहार एक संस्कृति में सामान्य हो सकता है लेकिन दूसरी में नहीं। इससे बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास में अंतर होता है। तो वही चीज है भाई, जैसा परिवार होगा, परिवार में जो मान्यताएं होंगी, जो समाज होगा, जैसे बच्चों को देखता होगा, जो उनसे उम्मीदें करता होगा, जो उनसे कार्य करवाता होगा या उन्हें जिस तरह से रखता होगा, तो उसके आधार पर जो है बच्चे जो है वो अपना जो है विकास करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। किशोर अवस्था, ऐतिहासिक विकास। किशोर अवस्था की अवधारणा भी मानव इतिहास में अपेक्षाकृत नवीन है। तो किशोर अवस्था की जो बात कही जाती है ये भी अगर देखें तो ये भी एक नई चीज है। एडोलसेंस शब्द लैटिन के एडोलेसियर से आता है जिसका अर्थ होता है बढ़ना। तो औद्योगिक क्रांति से पहले किशोरों को पूर्ण व्यस्त माना जाता था। वे खेतों में काम करते थे, व्यापार सीखते थे और जल्दी विवाह कर लेते थे। औद्योगिक क्रांति, बाल श्रम पर रोक, शिक्षा का प्रसार, इन सब ने किशोरों को एक नई पहचान दी और एक स्वतंत्र विकासात्मक चरण के रूप में किशोर अवस्था को स्वीकार किया गया। तो पहले बच्चों को भी वयस्क ही माना जाता था, उनसे भी वही काम करवाए जाते थे, कम उम्र में शादी वगैरह हो जाती थी। लेकिन समय के साथ जब औद्योगिकरण आया तो बाल श्रम वगैरह पर रोक लगाई गई, शिक्षा में प्रसार की बात आई, तो किशोरों को एक अलग कैटेगरी में रखा गया। तो उनका ये कहने का मतलब था भाई ये अवस्था सीखने की होती है, तो उनको किशोर अवस्था में रखना चाहिए, उन्हें चीजें सिखानी चाहिए, उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो ये सारी सोच जो है विकसित हुई। किशोर अवस्था एक सांस्कृतिक निर्माण है, यानी किशोर अवस्था को भी अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग दृष्टिकोण से देखती हैं। कई समुदायों में यौन परिपक्वता को सार्वजनिक समारोह द्वारा मान्यता दी जाती है। तो कई बार ये भी भाई कि यौन परिपक्वता यानी जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे सामाजिक समारोह द्वारा मान्यता दी जाती है कि भाई बच्चा आज वयस्क हो गया है। तमिलनाडु में बालिकाओं की पहली मासिक धर्म पर विशेष उत्सव होता है। जैसे महिलाएं जो होती हैं वो जो बच्ची होती हैं जिसका पहला मासिक धर्म आता है तो उनसे कहा जाता है भाई ये बड़े हो चुके, तो उनके लिए उत्सव का आयोजन किया जाता है। केरल की नयार जाति, उड़ीसा की जनजाति आदि भी किशोर अवस्था को मान्यता देने वाले संस्कार करते हैं। तो ऐसे केरल में भी एक जाति है ये करती है। ये संस्कार न केवल जैविक परिवर्तन की स्वीकृति होते हैं बल्कि समाज में नए दायित्वों और भूमिकाओं की शुरुआत का संकेत भी देते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि बच्चा जो है वो बड़ा हो गया है, तो जैविक तौर पर ही केवल परिवर्तन नहीं आता बल्कि समाज में उसकी जिम्मेदारियां और दायित्व भी बदल जाते हैं। तो ये भी संकेत देता है कि बच्चा बड़ा हो गया तो उसकी जिम्मेदारियां भी जो है वो अलग हो गई हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण देखें तो समाजशास्त्र के अनुसार बचपन और किशोर अवस्था को लिंग, आर्थिक स्थिति, धर्म और भौगोलिक परिवेश जैसे कारक भी प्रभावित करते हैं। तो मुख्य प्रभावी कारक अगर देखें तो सबसे पहले लिंग आधारित भेदभाव। भारत के कई क्षेत्रों में लड़कों को अधिक शिक्षा संसाधन मिलते हैं जबकि लड़कियां उपेक्षित रहती हैं, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। आर्थिक स्थिति देखें तो निम्न आर्थिक वर्ग के बच्चे शिक्षा छोड़कर जल्दी काम करने लगते हैं जिससे उनका सामाजिक और मानसिक विकास बाधित होता है, ये हमें देखने को मिलता है। भौगोलिक कारक भी हैं, जैसे शहरी बच्चे सुविधाओं से संपन्न होते हैं लेकिन सामुदायिक जुड़ाव की कमी हो जाती है। वहीं ग्रामीण बच्चे सामाजिक रूप से अधिक जुड़े होते हैं लेकिन उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा में कमी का जो है सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भाई जो विकास है
बच्चों में, वो क्या होता है, उसके कुछ प्रभावी कारक भी होते हैं जिनकी वजह से भी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। तो उसका असर जो होता है आप देख सकते हैं भाई कि समाज पर जो पड़ता है वो किस वजह से पड़ता है, उसके बहुत सारे कारक हो सकते हैं, कोई एक कारक नहीं होता कि बच्चे का जो विकास होता है अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं भाई लिंग आधारित भेदभाव के कारण भी होता है, आर्थिक स्थिति के कारण भी होता है, या भौगोलिक क्षेत्र भी जो होते हैं विकास में बाधा डालते हैं बच्चों की। शिक्षकों और नीति निर्माताओं के लिए क्या महत्व है? शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि बच्चों की अवस्था केवल आयु के आधार पर नहीं आकी जा सकती, बल्कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश को ध्यान में रखकर भी उनकी आवश्यकताओं को समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये नहीं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी आयु बढ़ रही है तो उसके हिसाब से हम उसको जज करते हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा बच्चा किस वातावरण से आता है, उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवेश कैसा है, तो उसके आधार पर ही हम उसकी जो है उसके लिए कुछ काम कर सकते हैं, या उसकी शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है, उसका कैसे विकास किया जा सकता है, इन सब चीजों को देख सकते हैं। समान अवसर, समावेशी पाठ्यक्रम और संवेदनशील शिक्षण व्यवहार विकसित कर बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो बच्चा किस परिवेश से आ रहा है, उसकी समझ कैसी है, किस तरह के उसको अवसर देने चाहिए, ठीक है ना, किस तरह से उसको पाठ्यक्रम देने चाहिए, ठीक है ना, तो किस तरह से उसका विकास किया जा सकता है, इन सब चीजों को देखना और सुनिश्चित करना, तभी जो है बच्चे का विकास किया जा सकता है। ठीक है ना, तो समग्र विकास जो है वो बहुत जरूरी है, नहीं हर तरह से बच्चे का विकास जरूरी है, हर चीज को ध्यान में रखना भी जरूरी है। तो कह सकते हैं बचपन और किशोर अवस्था स्थिर या सार्वभौमिक अवस्थाएं नहीं है, ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों के अनुसार आकार लेती है। इसकी समझ केवल जैविक विकास पर आधारित नहीं हो सकती, बल्कि इसके सामाजिक निर्णय की पहचान करना भी आवश्यक है। जब शिक्षक, अभिभावक और नीति निर्माता इन विविधताओं को स्वीकार करते हैं, तभी वे बच्चों को उचित समर्थन, समान अवसर और समावेशी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो ये चीज अभिभावकों को भी समझना जरूरी है, शिक्षकों को भी समझना जरूरी है कि बच्चों को किस तरह से समावेशी शिक्षा देकर उनका ज्यादा विकास किया जाए। अतः बचपन और किशोर अवस्था केवल विकासात्मक चरण नहीं, बल्कि सामाजिक संरचनाओं का दर्पण भी है। इसमें किशोर अवस्था केवल ये नहीं कि भाई बच्चा बड़ा हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, ठीक है ना, उसकी बहुत सारी सामाजिक संरचनाओं में भी जो है वो बदलाव आता है, तो उसको समझना भी जरूरी है। तो जिन्हें समझना प्रत्येक शिक्षक और समाज के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो एक शिक्षक के रूप में भी ये समझना जरूरी है, ठीक है ना, और एक परिवार में रह रहे बच्चों के लिए समझना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? भारत में इसका ऐतिहासिक विकास, संबंधित वैधानिक प्रावधानों तथा विद्यालयों में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने वाली शैक्षिक प्रक्रियाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं। समावेशी शिक्षा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी अवधारणा है जो सभी बच्चों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े, यानी जो बेचारे वंचित हैं, जिनको अभी तक भी शिक्षा नहीं पहुंची, जहां पर वंचित अथवा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, जो वंचित है यानी जिनको अभी भी शिक्षा नहीं मिल रही है, दिव्यांग जिनको ये फैसिलिटी नहीं है कि भाई कि अगर उनके पास कोई अंग नहीं है तो उनको किस तरह से शिक्षा दी जाए, ठीक है ना, विशेष शिक्षा की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाए, तो ये सब चीजें भी नहीं है, तो उनके लिए जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये समानता, विविधता और सहभागिता पर आधारित होती है, तो तभी हो सकता है भाई जब उनको भी समानता दी जाएगी, ठीक है ना, और ऐसे सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करती है जो बच्चे की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने से रोकती हैं। ठीक है, तो बच्चा भाई अगर किसी चीज में कमी है उसको, तो उसकी कमी को दूर करके उस बच्चे को भी शिक्षा के स्तर तक लाया जाए, ये जी जरूरी है। तो भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर और गरिमापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का माध्यम है। तो भारत के अंदर इसीलिए भाई समावेशी शिक्षा की शुरुआत करी गई है कि हर किसी बच्चे को जो है वो बुनियादी शिक्षाएं मिल सके। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो समावेश का तात्पर्य है सभी बच्चों को एक समान शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्या दी जाएगी? समान शिक्षा दी जाएगी। यह जाति, लिंग, धर्म, भाषा, विकलांगता या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी प्रकार का बहिष्करण को अस्वीकार करती है। यानी बच्चा किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, या फिर बच्चा विकलांग हो, मानसिक रूप से सही ना हो, तो उन सब बच्चों को क्या है शिक्षा प्राप्त, शिक्षा दी जाए, इस पर जो है काम किया जा रहा है भारत के अंदर। तो यूनेस्को के अनुसार समावेशी शिक्षा एक प्रक्रिया है जो सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पहचानने और उत्तर देने के लिए शैक्षणिक ढांचे, पाठ्य वस्तु, रणनीति और शिक्षक विधियों में बदलाव लाती है। यह विविधता को समस्या नहीं बल्कि एक समाधान के रूप में देखती है। तो यूनेस्को ने इसकी पहल कर रखी है भाई, वो सभी को सर्व शिक्षा देने की बात करते हैं, और ऐसी बात करते हैं कि भाई किसी भी बच्चों को शिक्षा के लिए संसाधन की कमी ना हो। तो इस पर भी ये संस्थाएं ध्यान देती हैं, हर देश के अंदर ये ऐसे कैंप चलाती है जहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाया जा सके जिन तक शिक्षा नहीं पहुंची है। समावेशी शिक्षा के मुख्य तत्व क्या है? ये एक प्रक्रिया और लक्ष्य दोनों के रूप में समावेशन होता है। इसके अंदर एक प्रक्रिया है और उसका एक लक्ष्य होता है, उसका उद्देश्य होता है। प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति, कि भाई हर एक बच्चा इसमें उपस्थित हो, सबकी सहभागिता बढ़े, ठीक है ना, और सब इसमें भाग लें। शैक्षिक बाधाओं का उन्मूलन करना, यानी जो भी बच्चों को शिक्षा में बाधाएं आ रही इनको खत्म करना, जैसे भेदभाव हो गया, पूर्वाग्रह हो गया, ये सामाजिक असमानताएं हो गई, इन सब चीजों को खत्म करना। भारत में समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक विकास
तो पूर्ववर्ती अवस्था क्या थी? प्रारंभ में भारत में शिक्षा प्रणाली विभाजित थी, सामान्य बच्चे मुख्य धारा की शिक्षा में और दिव्यांग बच्चे विशेष विद्यालयों में पढ़ते थे। इससे विकलांग बच्चों की मुख्य धारा से बहिष्कार हुआ था। तो पहले हमारे यहाँ था भाई, जो दिव्यांग होते थे उनके लिए अलग स्कूल बनाए जाते थे, ठीक है, लेकिन इस चीज को अब क्या किया, खत्म किया गया। अब सबको क्या को इकट्ठा किया गया है, क्योंकि विकलांग बच्चों को अगर उनके लिए अलग स्कूल बना के अगर पढ़ाया जाएगा तो वहां पर उनके जैसे सारे बच्चे होंगे तो वो क्या होंगे, मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे। तो इसलिए इन सब चीजों पर भी थोड़ा ध्यान दिया गया है। तो महत्वपूर्ण मील के पत्थर क्या है? तो इसमें हम देखते हैं आईईडीसी योजना 1974, इसकी शुरुआत करी गई थी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन की शुरुआत करी गई। दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाने का प्रयास किया गया, ठीक है, जो भी बच्चे में कमियां हैं उस कमियां को पूरा करने के लिए जो भी इक्विपमेंट की जरूरत है वो बच्चों को दिया जाए, ताकि वो सभी बच्चों के साथ समान स्कूल में पढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1983 एवं कार्य योजना 1992, तो दिव्यांग बच्चों के लिए समान शिक्षा का समर्थन किया गया। डीपीईपी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, हल्की और मध्यम स्तर की विकलांगता को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा की शुरुआत की गई। एसएसए सर्व शिक्षा अभियान 2001, समावेशी रणनीति के साथ प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण किया गया। भाई प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना जरूरी है, ऐसी रणनीतियां बनाई गई। आरएमएस से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, समावेशन को माध्यमिक शिक्षा तक विस्तार देना कि माध्यमिक सभी क्षेत्र में सभी बच्चों को पढ़ाई करवाना, तो इस तरह का ध्यान दिया गया। इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम दिया गया 2010 में, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे दिव्यांगों सहित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार दिया गया। विकलांग जन अधिकार अधिनियम 2016 आया, मान्यता प्राप्त विकलांगताओं की संख्या 7 से बढ़कर 21 की गई है। सभी दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा अनिवार्य की गई है। इन सभी पहलों ने समावेशी शिक्षा को और क्या किया है, मजबूत किया। तो इससे वो बच्चा भी मुख्य धारा से जुड़े जिनको पहले अलग कर दिया जाता था। संविधान में समावेशन हेतु प्रावधान, तो ये प्रावधान शिक्षा में समानता और समावेशन को संवैधानिक समर्थन प्रदान करने हेतु किया गया है, ठीक है। प्रमुख प्रावधान क्या है? आर्टिकल 14 देखिए, अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता दी गई है। 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। 17 आर्टिकल अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। 20A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, अधिकार दिया गया है। 24 में आर्टिकल 24 में खतरनाक कार्यों में बच्चों की नियुक्ति पर रोक करी गई है। 29(2) में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से मना नहीं किया जा सकता। 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं कमजोर वर्गों के शिक्षा के हितों को बढ़ावा देना। तो ये कुछ प्रावधान किए गए, कुछ कानून बनाए गए जिससे सभी बच्चों को जो है समावेशी शिक्षा मिल सके। विद्यालयों में सामाजिक समावेशन हेतु शैक्षिक प्रक्रियाएं क्या क्या हैं? तो सकारात्मक शिक्षक दृष्टिकोण, यानी शिक्षकों को सहानुभूतिपूर्ण और विविध आवश्यकताओं की समझ होनी चाहिए। प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम अनिवार्य करे गए हैं। सहकारी शिक्षण, यानी विभिन्न क्षमता वाले बच्चों को समूह में काम करने के अवसर देना। लचीला पाठ्यक्रम और मूल्यांकन बनाया गया है, यानी सभी शैलियों के शिक्षण जैसे श्रवण, दृश्य, अनुभवात्मक को अपनाना, यानी जो बच्चे जिन बच्चों में कमियां हैं तो उन सब चीजों को दूर करना, और सभी शैलियों का, यानी सुनकर, देखकर, अनुभव करके इन सब चीजों की शिक्षाओं पर जो ध्यान दिया गया है। विविध मूल्यांकन तरीकों का उपयोग, अलग अलग तरह से मूल्यांकन करना बच्चों का और बच्चों को बताना भाई उनकी कहाँ कमियां हैं, इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया है। सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं को शामिल करना, पाठ्य पुस्तकों और गतिविधियों में विभिन्न समुदाय, भाषाओं और परंपराओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है ना। हर एक भाषा और परंपरा का शिक्षा के अंदर ध्यान दिया गया ताकि लोग संस्कृति से भी अपने जुड़े रहें। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, सभी प्रकार के छात्रों की पहुंच योग्य शिक्षण पद्धतियां अपनाई गई हैं, ठीक है। अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाई गई है। सभी पृष्ठभूमि के माता पिता को विद्यालय गतिविधियों में शामिल करने का निर्णय लिया गया कि वो भी आए, देखें उनका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, स्कूल में कुछ कमियां तो नहीं। तो वो सब चीजों के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। सहायक तकनीकों का उपयोग किया गया है। दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए ब्रेन लिपि हो गया, श्रवण यंत्र हो गया, विशेष सॉफ्टवेयर, तो ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। भौतिक संरचना का सुधार किया गया, जैसे रैंप हो गया, ब्रेल संकेत हो गए, या शौचालयों की पहुंच आदि आवश्यक जो भी चीजें हैं, यानी जो बच्चे जो हैं वो फिजिकली अच्छे नहीं है, ठीक है ना, फिट नहीं है वो, ठीक है, तो दिव्यांग है तो उनके लिए क्या किया गया भाई, अगर वो चल नहीं सकते तो रैंप की व्यवस्था, ठीक है ना, अगर वो देख नहीं सकते तो उनके लिए ब्रेल संकेत, ठीक है ना, तो शौचालय की, ताकि वो भी आराम से बिना किसी की मदद के शौचालय और अन्य जगह जाना चाहे तो पहुंच सके, तो इन सब चीजों की व्यवस्था की गई है।
तो कह सकते हैं हम भाई समावेशी शिक्षा केवल विभिन्न प्रकार के बच्चों को ही एक शिक्षा में बैठा देना नहीं है, बल्कि ये शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार रूपांतरित करने की प्रक्रिया जिसमें हर बच्चे की जरूरतों का ध्यान रखा जाए। तो भारत में संवैधानिक और नीतिगत ढांचा इस दिशा में मजबूत है, लेकिन इसकी सफलता व्यवहारिक क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, विशेष रूप से स्कूल, शिक्षकों, माता पिता और समाज के सहयोग से। तो इनका जरूरत है भाई, इनके सहयोग से ही हो सकता है ये सारी चीजें। तो समावेश वास्तविकता बन जाए तभी समानता और सामाजिक न्याय की शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो अगर ये भाई जो समावेशी शिक्षा की बात कही गई है, अगर ये वास्तविक हो जाती तो लगभग जो भी समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी, सबको समान शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय, तो ये सारी चीजें शिक्षा में मिल जाएंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।